राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है के टीवी स्टोरी चैनल पर। इस चैनल पर आपको हमेशा नई और रोमांचक कहानियां सुनने को मिलती है। अगर यह आपका इस चैनल पर पहला अनुभव है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट करके अपना समर्थन जरूर दिखाएं। बहुत समय पहले की बात है। रतनगढ़ नामक एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था। अब वह कुम्हार काफी वृद्ध हो चुका था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक युवा पुत्र सुजान थे। कुम्हार की उम्र अब इस कदर ढल चुकी थी कि वह चाहता था कि उसका बेटा सुजान उसकी मदद करे और कमाई का जिम्मा संभाले। कुम्हार ने कई बार अपने बेटे को अपनी कुम्हारी के हुनर सिखाने का प्रयास किया, लेकिन सुजान स्वभाव से बेहद लापरवाह था। उसने कभी अपने पिता के काम में रुचि नहीं ली। समय गुजरता गया और एक दिन ऐसा भी आया जब बुढ़ापे और बीमारी ने कुम्हार को इस दुनिया से विदा कर दिया। पिता के जाने के बाद उसकी मां ने सुजान से कहा, बेटा, अब इस घर का सहारा सिर्फ तू ही है, पर तू कोई काम नहीं करता। बता, इस तरह हमारा गुजारा कैसे चलेगा? मां की बात सुनकर सुजान ने कहा, ठीक है मां, अगर तुझे यही ठीक लगता है तो मैं आज ही काम की तलाश में निकलता हूं। ये कहते हुए वह गांव से बाहर काम की खोज में निकल पड़ा। रतनगढ़ गांव समुद्र के किनारे बसा हुआ था। चलते चलते सुजान समुद्र किनारे पहुंच गया, जहां उसने देखा कि एक बड़ा समुद्री जहाज यात्रा के लिए तैयार खड़ा है। काम की तलाश में वह भी परदेश जाने के लिए जहाज पर सवार हो गया। जैसे ही जहाज समुद्र के मध्य पहुंचा, एक भयंकर तूफान ने जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। तूफान इतना प्रचंड था कि जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन भाग्य ने सुजान का साथ दिया। उसके हाथ में लकड़ी का एक बड़ा तख्ता आ गया, जिसके सहारे वह तैरता हुआ एक किनारे तक पहुंच गया। भूख, प्यास और थकान से बेहाल होकर सुजान अचेत हो चुका था। जब उसकी चेतना लौटी तो उसे यह भी ज्ञात नहीं था कि वह किस देश में आ पहुंचा है। धीरे धीरे उठकर वह शहर की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते उसे एक बाजार दिखाई दिया। बाजार में प्रवेश करते ही कुछ अजनबी लोगों ने उसे घेर लिया और सवाल करने लगे, तुम कौन हो और कहां से आए हो? सुजान ने उत्तर दिया, मेरा नाम सुजान है और मैं रतनगढ़ से आया हूं। लोगों ने फिर पूछा, तुम कब आए और यहां पहुंचने में कितने दिन लगे? सुजान बोला, मैं आज सुबह ही यहां पहुंचा हूं। भीड़ के बीच से एक व्यक्ति, जो अपने पहनावे से सौदागर प्रतीत हो रहा था, सुजान के पास आया और लोगों से कहा, मुसाफिर को परेशान करना ठीक नहीं है, जाओ अपने अपने काम पर लगो। इसके बाद सौदागर ने सुजान से कहा, तुम मेरे साथ चलो। सुजान उसकी बात मानकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। सौदागर उसे एक भव्य मकान में ले गया, जहां उसने सुजान को भोजन कराया और उसका हालचाल पूछा। भोजन के बाद सुजान ने सौदागर को अपनी पूरी कहानी सुनाई। सौदागर ने पूछा, अच्छा, रतनगढ़ में तुम किस गली में रहते थे? सुजान ने जवाब दिया, मेरा घर मंदिर के पास वाली गली में था। यह सुनकर सौदागर थोड़ा चौंका और फिर पूछा, तुम्हारे पड़ोसी कौन कौन थे? सुजान ने कई पड़ोसियों के नाम बताए और कहा, उनमें से चरणदास काका भी थे, जो बहुत अच्छे इंसान थे। सौदागर ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, उनका क्या हाल है? क्या वे अभी भी जिंदा है? सुजान बोला, हाँ, वे बिल्कुल स्वस्थ है। उनके बड़े बेटे की गांव में किराने की दुकान है, लेकिन एक दुखद बात यह है कि उनका छोटा बेटा मनसुख बचपन में कहीं गायब हो गया था। मैं और वह बचपन में साथ खेला करते थे। भगवान जाने वह कहां चला गया। ये सुनते ही सौदागर ने सुजान को गले लगा लिया और कहा, दोस्त, मैं ही वह मनसुख हूं। बचपन में बच्चा चुराने वाले गिरोह ने मुझे उठा लिया था और बहुत दूर ले जाकर बेच दिया। जब मैं जवान हुआ तो वहां से भाग निकला और इधर आ गया। दोनों बिछड़े दोस्त मिलकर बेहद प्रसन्न हुए। मनसुख ने बताया, यह देश हीरागढ़ कहलाता है और अब मैं यहीं का एक धनी सौदागर हूं। मनसुख ने सुजान को समझाते हुए कहा, देखो, अपनी यह कहानी यहां किसी को मत बताना। अगर तुम अपने कुम्हार होने की बात करोगे तो यहां के लोग तुम्हारा उपहास करेंगे। अब हम दोनों यहां दोस्त बनकर रहेंगे। यहां मेरी बहुत इज्जत है, यहां तक कि राजा भी मेरी काफी कद्र करता है। तुम मेरी बात मानो, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। बहुत जल्द तुम भी समृद्ध हो जाओगे। सुजान ने कहा, अरे, ये सब कैसे संभव होगा? मनसुख ने उत्तर दिया, पहले तुम आराम करो,
सुबह मैं तुम्हें एक योजना समझाऊंगा, बस वही करना जो मैं कहूं। तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन जब मैं इस शहर में आया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं बिल्कुल फकीर था, लेकिन मैंने कई तरकीबें अपनाई और देखो आज मेरे पास क्या नहीं है, आलीशान मकान, नौकर चाकर और हर सुख सुविधा। उस रात सुजान ने बड़े आराम से समय बिताया। सुबह नाश्ते के बाद जब वह आराम से बैठा था, मनसुख उसके पास आया। उसने सुजान को एक कीमती रेशमी पोशाक और एक शानदार पगड़ी दी, साथ ही एक थैली भी पकड़ा दी जिसमें पूरी 1000 अशर्फियां थी। मनसुख ने कहा, ये लो दोस्त, अब ये पोशाक और पगड़ी पहन लो, तुम्हारी पहचान ही बदल जाएगी। सुजान ने कपड़े पहन लिए और सचमुच वह किसी रईस सौदागर से कम नहीं लग रहा था। इसके बाद मनसुख ने निर्देश दिया, अब सुनो, थोड़ी ही देर में एक बग्घी आएगी, तुम उस पर शान से सवार हो जाना। बग्घी के साथ मेरा एक सेवादार रहेगा जो तुम्हारे हर आदेश का पालन करेगा। तुम सीधे यहाँ के सबसे बड़े कपड़े के बाजार में जाना, वहां तुम्हें कई व्यापारी मिलेंगे और मैं भी तुम्हें वहीं मिलूंगा। मनसुख ने आगे कहा, मैं अन्य व्यापारियों को बताऊंगा कि तुम किसी दूसरे राज्य के बहुत बड़े सौदागर हो जिनका कपड़ों का बड़ा व्यापार है। फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारा हालचाल पूछूंगा। बाकी व्यापारी भी तुम्हारे साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। मनसुख ने योजना का अहम हिस्सा समझाते हुए कहा, सुनो, व्यापारी लोग जब अपना माल लेकर चलते हैं तो उनका काफिला कई दिनों बाद शहर पहुंचता है। मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम्हारा काफिला रास्ते में है और जल्द ही यहां आएगा। तुम उन्हें बताना कि तुम्हारे काफिले में 500 ऊंट हैं जिन पर बहुमूल्य सामान लदा हुआ है। मैं तुमसे पूछूंगा, क्यों साहब, आपके माल में रेशमी थान है क्या? तब तुम्हें कहना, हाँ बहुत सारे हैं। ये जो मैंने तुम्हें 1000 अशर्फियां दी हैं, उनसे तुम उन व्यापारियों से सामान खरीदना, जैसे तांबे के बर्तन, लोहे के औजार। लेकिन ध्यान रखना, खरीदारी करते समय मोल भाव जरूर करना। यदि कोई 10 अशर्फियों का दाम बताए तो तुम 8 अशर्फियां कहना। सुजान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, मैं तो सिर्फ 1 अशर्फी कहूंगा, क्योंकि अशर्फी तो सोने की होती है। यह सुनकर मनसुख ने कहा, अरे ठीक है, तुम चिंता मत करो, इस मामले में भी मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा। मैं तुम्हें माल खरीदने और बेचने की कला सिखाऊंगा। बस मैं तुम्हें एक चतुर और कुशल सौदागर बना दूंगा। और सुनो, अगर तुम्हारा काफिला 1 महीने के भीतर भी न पहुंचे तो कह देना कि वह रास्ते में लौट गया। इसके बाद सुजान अपनी रेशमी पोशाक पहने हुए बाजार की ओर चल पड़ा। बिना किसी से पूछे या बताए वह मस्ती में झूमता हुआ एक विशाल दुकान में जा पहुंचा। वहां मनसुख पहले से ही मौजूद था। वह ऐसे बैठा था जैसे दुकान का बादशाह हो। जैसे ही मनसुख ने सुजान को देखा, वह तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और झुककर उसे सलाम किया। वहां मौजूद अन्य व्यापारियों ने भी झुककर सुजान का अभिवादन किया। इसके बाद मनसुख ने अन्य व्यापारियों के कानों में कुछ फुसफुसाया और उन्हें बैठा दिया। फिर मनसुख ने सुजान से पूछा, मालिक, आपका माल कहाँ है? सुजान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर, यानी वह रास्ते में है। एक अन्य व्यापारी ने पूछा, आपके काफिले में कितने ऊंट हैं? सुजान ने लापरवाही से कहा, जब काफिला पहुंचेगा तो खुद गिन लेना, सफर लंबा है, रास्ते में कई ऊंट मर भी सकते हैं। अब कौन जाने यहां कितने ऊंट पहुंचेंगे। ये सुनकर व्यापारी हैरत में पड़ गए। उनमें से एक बोला, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा बुद्धिमान ही होते हैं। फिर उसने पूछा, भाई साहब, क्या आपके काफिले में रेशम के थान भी हैं? सुजान ने आत्मविश्वास से कहा, रेशम के थान बेहिसाब है। इसके बाद मनसुख ने पूछा, और उसमें क्या क्या सामान है? सुजान ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, रेशम के थान, मखमल के थान, सोने चांदी के बर्तन, गहने, हीरे जवाहरात, सब कुछ है। अब तो सभी व्यापारी यह मानने लगे कि सुजान कोई बड़ा और प्रभावशाली सौदागर है। तभी बातचीत के बीच में एक फकीर दुकान में झोली फैलाए हुए आ गया और भीख मांगने लगा। किसी व्यापारी ने उसे एक सिक्का दिया तो किसी ने 2। कुछ ने कह दिया, बाबा माफ करो। लेकिन जब वह फकीर सुजान के पास पहुंचा तो सुजान ने अपनी अशर्फियों की थैली में से मुट्ठी भरकर उसकी झोली में डाल दी। यह देखकर वहां और भी फकीरों की भीड़ लग गई।
सुजान ने सबको मुट्ठी भर भर कर अशर्फियां बांटी, जब तक कि उसकी थैली पूरी तरह खाली न हो गई। इस घटना के बाद 2 दिनों में ही शहर भर में सुजान का नाम मशहूर हो गया। हर कोई, सौदागर, व्यापारी, दुकानदार, फकीर, यही कहने लगा कि सुजान जैसा दानवीर सौदागर दुनिया में कोई और नहीं है। अब जब भी सुजान किसी सौदागर से कर्ज मांगता, वह तुरंत उसे दे देता। लेकिन मनसुख यह सब देखकर घबरा गया। एक शाम उसने सुजान को अपने कमरे में बुलाया और कहा, तुम ये सब क्या गड़बड़ कर रहे हो? जो कर्ज तुम अन्य व्यापारियों से ले रहे हो, उसे वापस कैसे करोगे? सुजान ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं कर पाऊंगा? मेरा काफिला 500-600 ऊंटों का है और उन पर लाखों का माल लदा हुआ है। जब वह आएगा तो मैं सारा कर्ज चुका दूंगा। मनसुख ने तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा, कैसा काफिला? कौन सा काफिला? तुम्हारा कोई काफिला नहीं आ रहा। यह सुनकर सुजान ने विस्मय से कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? मेरा काफिला आ रहा है। तुम नहीं जानते, वह बेहद लंबा काफिला है। ऊंट दर ऊंट सब धीरे धीरे चल रहे हैं। अब तक केवल 1 हफ्ते के अंदर सुजान वहां के कई धनवान व्यापारियों से 50,000 अशर्फियां उधार ले चुका था और वह सारी धनराशि फकीरों में बांट चुका था। उसने किसी भी व्यापारी से कोई माल नहीं खरीदा, जैसा कि मनसुख ने उसे समझाया था। इसके बजाय उसने अपनी सारी संपत्ति यूं ही खर्च कर दी। सुजान के इस रवैये से मनसुख तिलमिला उठा। गुस्से से भरे स्वर में उसने कहा, तुम तो एकदम नासमझ हो। होश में आओ। अगर इसी तरह कर्ज लेते रहोगे और भिखारियों को दान करते रहोगे तो मुझे मजबूर होकर सबको बताना पड़ेगा कि तुम एक कुम्हार के बेटे हो और सभी को धोखा दे रहे हो। सुजान ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ, जरूर कह दो, लेकिन याद रखना, तुम ही ने अन्य व्यापारियों से कहा था कि मैं एक बड़ा सौदागर हूं और मेरे काफिले में सैकड़ों ऊंट है। मनसुख यह सुनकर आग बबूला हो गया। गुस्से में पैर पटकता हुआ वह वहां से बाहर चला गया। इस राज्य का राजा अत्यंत कंजूस और लालची था। वह हर समय सोना चांदी का संग्रह करने की योजनाओं में ही व्यस्त रहता। हालांकि उसका खजाना पहले से ही सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से भरा हुआ था, लेकिन उसकी लालसा असीमित थी। वह निरंतर सोचता रहता कि और अधिक संपत्ति कैसे जुटाई जाए। जब राजा को यह समाचार मिला कि एक अत्यंत धनी सौदागर, जिसका नाम सुजान है, उसके राज्य में आया हुआ है और भिखारियों में अशर्फियां बांट रहा है, जबकि उसके सैकड़ों ऊंटों का काफिला कीमती सामान लेकर रास्ते में है, तो लालच से उसका मन मचल उठा। उसने सोचा, अगर यह सारा माल मेरे हाथ लग जाए तो मैं और अधिक समृद्ध हो जाऊंगा। तुरंत राजा ने अपने एक सेवक को बुलाया और आदेश दिया, दूसरे राज्य से जो यह धनी सौदागर हमारे राज्य में आया है, उसे तुरंत मेरे पास लेकर आओ। राजा के सेवक बिना देर किए मनसुख सौदागर के पास पहुंचे और सुजान को पकड़कर महल में ले आए। वहां उसे राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सुजान ने विनम्रता से कहा, मैं रतनगढ़ का सौदागर हूं। मेरे काफिले में सैकड़ों ऊंट है, जिन पर रेशमी कपड़े, मलमल के थान, सोने चांदी के बर्तन, गहने और भी बहुमूल्य सामान लदा हुआ है। ये सुनकर राजा की आंखें चमक उठी। वह भीतर ही भीतर सुजान की संपत्ति को हड़पने के उपाय सोचने लगा। अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हुए राजा ने सुजान को विदा किया और अपने मंत्री को बुलाया। राजा ने गहरी चालाकी भरे स्वर में मंत्री से कहा, सुनो मंत्री, यह परदेसी सौदागर मेरे लिए सोने की चिड़िया के समान है। मैं चाहता हूं कि यह किसी और के हाथ न लगे। यह अत्यंत धनी है और इसके काफिले में असंख्य सोना, चांदी और हीरे मोती है। मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी की शादी इससे कर दूं और इसे अपना दामाद बना लो। मंत्री ने बड़े संयमित स्वर में कहा, हुजूर, मुझे नहीं मालूम कि यह व्यक्ति कौन है। बिना उसके बारे में तहकीकात किए राजकुमारी की शादी इससे करना उचित नहीं होगा। राजा यह सुनकर तमतमा गया। उसने तीखे स्वर में कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी बेटी की शादी सुजान से न करूं? मुझे पता है तुम्हारे इस विरोध के पीछे तुम्हारी चाल है। तुम चाहते हो कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे बेटे से कर दूं। मंत्री ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जी हां हुजूर, आपने बिल्कुल सही समझा। राजा क्रोध में बोला, यह कभी संभव नहीं हो सकता। तुम्हारे बेटे की असलियत मुझे भली भांति पता है। वह निकम्मा और मूर्ख है। मंत्री मौन रहकर वहां से चला गया। इसके बाद राजा ने सुजान को फिर से महल में बुलवाया
और बड़े प्रसन्न भाव से कहा, सौदागर, तुम हमें अत्यंत प्रिय हो। मैं चाहता हूं कि तुमसे अपनी बेटी का विवाह कर दो। इस शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। यदि तुम सहमत हो तो कल ही महल में दूल्हा बनकर आ जाओ। सुजान का हृदय तो उल्लास से भर उठा, मानो नृत्य करने को आतुर हो, लेकिन राजा के समक्ष वह शांत रहा। उसने सिर झुकाकर कहा, जैसा आपका हुक्म हुजूर। मेरी क्या मजाल कि मैं इनकार कर सकूं। अगले दिन महल सज धज कर चकाचौंध हो उठा। सुजान दूल्हा बना और राजकुमारी कुसुमलता दुल्हन। दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। महल में गीत संगीत गूंजने लगा और पूरे नगर में मिठाइयां बांटी गई। उधर मनसुख भय से सहमा हुआ था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक रही थी। वह 3-4 दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला, क्योंकि पूरे नगर में केवल उसे ही पता था कि सुजान कोई सौदागर नहीं बल्कि एक निर्धन कुम्हार है। राजकुमारी कुसुमलता, जो रूपवान होने के साथ साथ स्नेही और सरल स्वभाव की थी, महल की शोभा थी। वह सेवकों से भी मुस्कुराकर बात करती। सुजान को राजकुमारी की सादगी और सौम्यता बहुत भाई। वह अक्सर उसे ऐसे किस्से सुनाता कि राजकुमारी हंसी में लौटपोट हो जाती। दोनों के दिन और रात हंसी खुशी में बीतने लगे। राजकुमारी को संगीत का अत्यधिक शौक था। जब वह सितार बजाती तो सुजान मंत्रमुग्ध होकर सुनता। महल के दास दासियां और नौकर चाकर भी इस जोड़ी से बेहद खुश रहते। सुजान प्रतिदिन उन्हें कुछ न कुछ इनाम देता। नगर के भिक्षुक और फकीर भी सुजान की प्रशंसा करते। वे महल के द्वार पर आते और एक एक अशर्फी लेकर लौट जाते। लेकिन इस विवाह से कुछ लोग भीतर ही भीतर व्यथित भी थे। उनमें वे व्यापारी शामिल थे जिन्होंने सुजान को कर्ज दिया था। वे सोचने लगे कि अब उनका धन कैसे वसूल होगा। सुजान तो अब राजा के महल में रह रहा था। वहां जाकर अपना कर्ज मांगना असंभव था। मनसुख भी इसी चिंता में घुला जा रहा था। सुजान का सबसे बड़ा विरोधी कोई और नहीं बल्कि राजा का मंत्री था। वह वर्षों से इस आस में बैठा था कि अपने बेटे का विवाह राजकुमारी से कराकर राजगद्दी पर उसे बैठाएगा। लेकिन सुजान के आगमन ने उसकी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। राजा ने अपने खजांची को यह हुक्म दे रखा था कि उसका दामाद सुजान जो कुछ भी मांगे वह उसे तुरंत दे दिया जाए। राजा को प्रतिदिन यह उम्मीद रहती कि सुजान का व्यापारिक काफिला किसी भी समय पहुंचेगा और वह कीमती रेशम, हीरे, सोने चांदी के आभूषण अपने खजाने में जमा करवाएगा। राजा के अनुमान से उसे एक अशर्फी के बदले 100 गुना लाभ होना था। लेकिन न काफिला आया न उसकी कोई खबर। एक दिन राजा ने खजांची को बुलाया ताकि यह पता कर सके कि सुजान अब तक खजाने से कितनी संपत्ति ले चुका है। खजांची ने हिसाब किताब लगाकर कहा, हुजूर, आपके दामाद ने पहले दिन 109 अशर्फिया, दूसरे दिन 215 अशर्फिया और तीसरे दिन 311 अशर्फियां ली। इस तरह अब तक कुल 4000 अशर्फियां खर्च हो चुकी हैं। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। अब उसे चिंता सताने लगी कि यदि काफिला नहीं आया तो उसका खजाना खाली हो जाएगा। उसने तुरंत मंत्री को बुलाया और अपनी चिंता साझा की। राजा बोला, यदि सुजान इसी तरह लेता रहा तो एक दिन खजाने में कुछ नहीं बचेगा। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? काफिले का तो कोई अता पता नहीं है। मंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यहां कुछ गड़बड़ अवश्य है। मेरा सुझाव है कि आप राजकुमारी को कहें कि वह किसी युक्ति से सुजान की असलियत का पता लगाए। यह भी पता करें कि काफिला वास्तव में आ रहा है या यह केवल एक भ्रम है। राजा ने उसी क्षण राजकुमारी को बुलाया और अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, बेटी, तुम्हें किसी तरह से सुजान की सच्चाई का पता लगाना होगा। यह जानना बेहद जरूरी है कि काफिला क्यों नहीं पहुंचा और यदि आएगा तो कब तक। मंत्री ने भी राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, आपके पिता का खजाना अब खाली होता जा रहा है। उधर नगर के व्यापारी भी परेशान है। एक व्यापारी मनसुख तो घबराकर नगर छोड़कर ही भाग गया है। यदि सुजान की सच्चाई सामने नहीं आई तो हम सबके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। राजकुमारी ने धैर्यपूर्वक कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं 1-2 दिनों में सच्चाई का पता लगाकर आपको बता दूंगी। आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। उसी रात राजकुमारी ने सुजान को लजीज पकवान परोसकर उसे खुश किया और फिर बड़े प्यार से बोली, मेरे प्रिय सुजान, क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है?
सुजान ने उत्तर दिया, नहीं राजकुमारी, मुझे भला तुमसे क्या शिकवा हो सकता है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। तब राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, अच्छा तो जो मैं पूछूं, क्या तुम उसका सच्चा सच्चा उत्तर दोगे। सुजान ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी, चाहे मेरी गर्दन ही क्यों न कट जाए, मैं आपसे कभी असत्य नहीं बोलूंगा। राजकुमारी ने कहा, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें छू भी सके। अब सुनो, अगर हम जिएंगे तो साथ और मरेंगे भी साथ, पर मुझे यह बताओ, तुम असल में कौन हो और तुम्हारा काफिला कहाँ है। ये सुनकर सुजान के चेहरे पर घबराहट छा गई। उसने थोड़ा ठहर कर कहा, मैंने वादा किया है कि सच ही बोलूंगा, तो सुनो राजकुमारी। इसके बाद सुजान ने अपनी पूरी सच्चाई आरंभ से अंत तक राजकुमारी को बता दी। उसने स्वीकार किया कि काफिले का अस्तित्व ही नहीं था और यह सब एक छलावा था। ये सुनकर राजकुमारी हंस पड़ी और बोली, मेरे सरताज, तुमने हम सबको खूब मूर्ख बनाया। सुजान ने उदास होकर कहा, हाँ यह तो है, लेकिन लकड़ी का कटोरा कितनी बार आग पर चढ़ेगा, एक ना एक दिन तो यह सारा भेद खुल ही जाएगा और फिर तुम्हारे पिताजी मेरी गर्दन कटवा देंगे। अब तुम ही बताओ, मेरी जान कैसे बचेगी। राजकुमारी, जो असाधारण समझदार और चतुर थी, ने कुछ देर विचार किया। वह अपने सुगठित जीवन को बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। फिर वह बोली, सुनो, मैं तुम्हें 100 अशर्फियां दूंगी। उनमें से 5 अशर्फियां किसी पहरेदार को देना और उससे कहना कि राजा के अस्तबल से एक शानदार घोड़ा ले आए। तुम अंधेरी रात में उस घोड़े पर सवार होकर यहां से दूर किसी दूसरे राज्य में चले जाना। वहां तब तक ठहरना जब तक मैं कोई उपाय न निकाल लूं और तुम्हें वापस बुलाने का प्रबंध न करूं। रातों रात सुजान घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल गया। अगले दिन राजकुमारी अपने पिता से मिलने गई, जहां मंत्री भी उपस्थित था। राजा ने पूछा, मेरी लाडली, क्या समाचार लाई हो। राजकुमारी ने गहरी सांस ली, अपने भावों को संयमित किया और बोली, पिताजी, आधी रात को मेरी दासी ने मुझे जगाया और कहा कि सुजान से मिलने कोई आया है। वह उठकर उस व्यक्ति से मिलने गए। थोड़ी देर बाद जब सुजान लौटे तो उनके हाथ में एक चिट्ठी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि उनका काफिला डाकुओं ने लूट लिया है। काफिले के लोगों ने डाकुओं का डटकर मुकाबला किया, लेकिन बहुत से लोग मारे गए। डाकू सारा माल लूट ले गए। सुजान ने यह भी कहा कि उन्हें अब जाने की अनुमति दी जाए। वे जो भी थोड़ा बहुत बचा है उसे समेटने की कोशिश करेंगे और जल्द ही लौट आएंगे। उन्होंने अपनी तलवार सहेज कर आगे कदम बढ़ाए। खिड़की से झांकते हुए मैंने देखा कि उनके साथ उनके कुछ विश्वास पात्र साथी बाहर खड़े थे, जो उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन सभी ने ऐसे राजसी वस्त्र धारण किए थे जो हमारी धरती के किसी भी मंत्री के पास भी नहीं मिलते। वे अपने साथ एक सुंदर घोड़ा भी लाए थे। मेरे पति उस घोड़े पर सवार हुए और घोड़ा इस तीव्रता से दौड़ा मानो कोई आंधी अपने चरम पर हो। कुछ ही क्षणों में वे और उनके साथी गहन अंधकार में विलीन हो गए। अब मेरी एकमात्र प्रार्थना है कि वह शीघ्रता से अपने काफिले का भार लेकर सकुशल लौट आए। राजा ने अपनी बेटी की वाणी में ऐसा सत्य पाया कि वह तुरंत उसकी बातों पर विश्वास कर बैठा और पूछा, बेटी, अब हमें क्या करना चाहिए। राजकुमारी ने उत्तर दिया, पिताजी, उन्होंने वादा किया है कि वह शीघ्र लौट आएंगे। उधर सुजान अपने घोड़े को पूरी शक्ति से दौड़ा रहा था। भोर का उजाला फैल चुका था और वह पूरी तरह थक चुका था। सहसा उसे एक कुआं नजर आया। प्यास से व्याकुल होकर उसने पहले खुद पानी पिया और फिर अपने घुड्डा को भी तृप्त किया। कुछ और कदम चलने के बाद उसे इतना क्लांत महसूस हुआ कि उसने एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठने का निश्चय किया। वहां एक बड़ी शिला पर बैठते ही शिला खिसकी और सुजान धड़ाम से एक सुरंग में जा गिरा। उसकी गिरावट के साथ ही कई छोटे पत्थर भी सुरंग में आ गिरे। इन पत्थरों के टकराने से एक कांच की बोतल फूट गई और उसमें से धुएं का गुबार उठने लगा। सहसा एक हंसी की गूंज वहां गूंजी और वह धुआं धीरे धीरे एक आकृति में बदल गया। आकृति से आवाज आई, मुझे इस कैद से मुक्त करने के लिए तुम्हारा अत्यधिक आभार। यह दृश्य देखकर सुजान कंपा उठा और मन ही मन सोचा, हे ईश्वर, मैं किस संकट में फंस गया हूं। वास्तव में वह एक प्रेत था जो बोला, डरो मत,
हे नेक दिल मानव, मैं प्रेतराज चक्रम हूँ, लेकिन मैं कोई दुष्ट आत्मा नहीं, बल्कि एक सज्जन प्रेत हूँ। मुझे एक तांत्रिक ने अपने स्वार्थ के लिए वश में कर लिया था। जब मैंने उसके कहे गए दुष्कर्म करने से इनकार कर दिया तो उसने मुझे इस बोतल में कैद कर दिया। तांत्रिक तो काल के गाल में समा गया, लेकिन बीते 200 वर्षों से मैं इस बोतल में बंद था। तुमने मुझे आजाद कर बड़ी कृपा की है। अब घबराओ मत और मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। प्रेत की इन बातों से सुजान को थोड़ा साहस मिला। वह बोला, प्रेत भाई, मैं तो एक दुर्भाग्यग्रस्त मानव हूं जो निरंतर विपदाओं से भागता फिर रहा है। इसके बाद सुजान ने उसे अपना समूचा हाल सुनाया। प्रेत ने गंभीर स्वर में कहा, भाग्य ने तुम्हें इस कठिनाई में डाला और वही भाग्य अब तुम्हें उबारने की राह दिखा रहा है। तुम बिल्कुल सही स्थान पर आ पहुंचे हो। यह सुरंग उसी तांत्रिक द्वारा निर्मित है जिसने अपने छल कपट से लोगों का धन हड़प कर इसे यहीं छुपा दिया था। आज भी उसका संचित खजाना इस सुरंग में मौजूद है। प्रेत ने बड़े बड़े संदूकों की ओर संकेत किया। जब सुजान ने उन संदूकों को खोला तो उनकी आंखें विस्मय से चमक उठी। उनमें हीरे, मोती, जवाहरात और अशर्फियों का भंडार भरा पड़ा था। प्रेत ने कहा, अब यह संपूर्ण खजाना तुम्हारा है, क्योंकि वह तांत्रिक अब जीवित नहीं है। मैं अपनी दिव्य शक्ति से इस खजाने को तुम्हारी इच्छित जगह पर पहुंचा सकता हूं। सुजान ने कहा, यदि ऐसा हो सके तो मेरी जान बच जाएगी। प्रेत भाई, कृपा कर इस खजाने को ऊंटों पर लाद कर मेरे ससुर के महल के बाहर पहुंचा दो। प्रेत ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रयोग कर पलक झपकते ही सारा खजाना ऊंटों पर लाद दिया और उन्हें राजमहल के बाहर भेज दिया। सुजान ने प्रेत को हृदय से धन्यवाद दिया। प्रेत ने एक आखिरी बार मुस्कान दी और हमेशा के लिए ओझल हो गया। सुजान दौड़ता हुआ महल के भीतर गया और अपने ससुर को यह शुभ समाचार दिया कि वह अपने काफिले के साथ लौट आया है। यह सुनते ही राजा, मंत्री और राजकुमारी सभी महल के बाहर पहुंचे। ऊंटों पर लदे स्वर्ण, चांदी और बहुमूल्य रत्न देखकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह उल्लास में झूमने लगा। इस घटना के बाद राजा की नजरों में सुजान की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। राजकुमारी भी विस्मित थी कि उसका पति यह सब कहां से लाया, लेकिन उसने उस समय चुप रहना ही उचित समझा। राजा ने इस आनंद के अवसर पर सुजान को गले लगाते हुए कहा, बेटा, आज से तुम ही मेरे राज्य के उत्तराधिकारी हो। मेरे बाद यही राज्य तुम्हारा होगा। संध्या के समय जब सुजान और राजकुमारी अकेले थे तो सुजान ने उसे पूरा वृतांत सुनाया कि कैसे उसने यह खजाना पाया। अब सुजान और राजकुमारी राजमहल में स्थायी रूप से रहने लगे। जब नगर के व्यापारियों को यह समाचार मिला कि सुजान अपार धन दौलत लेकर लौट आया है तो वे भी आनंदित हुए। सुजान ने सभी व्यापारियों को बुलाकर उनका ब्याज सहित ऋण लौटाया। यह खबर सुनकर उसका घनिष्ठ मित्र मनसुख भी उससे मिलने महल आया। सुजान ने उसे भी अशर्फियों से भरी थैली देकर आभार व्यक्त किया। कुछ दिनों बाद सुजान ने अपनी वृद्ध माता को भी महल में बुला लिया। अब वे सभी सुखी और समृद्ध परिवार की तरह साथ रहने लगे। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो हर घर का आईना है। आज समय की धारा इतनी तीव्र गति से प्रवाहित हो रही है कि दुनिया का हर कोना परिवर्तन के रंग में सराबोर हो चुका है। सुनसान गांव अब कस्बों का रूप ले रहे हैं और कस्बे नगरों में तब्दील हो रहे हैं। रेडियो ने कब टीवी का आकार ले लिया और टीवी ने कब कंप्यूटर का चोला पहन लिया, यह भी समझ नहीं आया। साइकिल के स्थान पर स्कूटी और मोटरसाइकिल ने कब अपनी जगह बना ली, इसका भी आभास नहीं हुआ। लेकिन इस तेजी से बदलती दुनिया के बीच अगर कुछ अडिग और अचल रहा है तो वह है महेश के आंगन का वह पुराना नियम का पेड़। इस पेड़ को उनके पिताजी श्री जगजीवन बाबू ने लगभग 60 वर्ष पूर्व अपने घर के आंगन में रोपा था। वह पेड़ आज भी उतनी ही ठंडी छांव और शीतलता प्रदान करता है जितनी वर्षों पहले करता था। जगजीवन बाबू ने यह पेड़ तब लगाया था जब महेश महज 10 वर्ष के थे। उनके पास पैतृक संपत्ति के नाम पर केवल 1 कट्ठा जमीन थी और उसी जमीन पर यह नियम का पेड़ सीना ताने खड़ा था। इसी भूमि पर जगजीवन बाबू ने एक कच्ची झोपड़ी बनाई थी जिसमें वे अपनी पत्नी सरिता,
बेटे महेश और 2 छोटी बेटियों गुड़िया और कविता के साथ रहते थे। गुड़िया और कविता महेश से उम्र में छोटी थी। उन दिनों रोजगार के साधन आज की तरह बहुलता में नहीं थे और न ही जगजीवन बाबू के पास कोई स्थायी नौकरी थी, लेकिन परिवार की गुजर बसर के लिए कुछ करना जरूरी था। इसलिए उन्होंने शहर की अदालत में स्टाम्प वेंडर का कार्य शुरू किया। इस काम से जो थोड़ी बहुत आमदनी होती थी, उससे परिवार का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता था। आज भी उस नियम का पेड़ इस परिवार के संघर्षों और अतीत का साक्षी बना खड़ा है, जैसे वह समय और कठिनाइयों को ठेंगा दिखा रहा हो। समय की धारा अपनी ही लय में बहती रही और संघर्षों की परछाई भी महेश के परिवार पर लगातार गहराती गई। 2 वर्षों का वक्त मानो पलक झपकते ही बीत गया। अब महेश 12 वर्ष का हो चुका था और 8वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। लेकिन समय के गर्भ में कुछ ऐसा दुस्वप्न छिपा था जिसकी कल्पना न कभी जगजीवन बाबू ने की थी और न ही उनके परिवार के किसी सदस्य ने। एक सुबह जब जगजीवन बाबू अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर चारपाई पर बैठे थे, अचानक उनके चेहरे और शरीर के बाईं ओर का हिस्सा निष्क्रिय हो गया। उनकी पत्नी सरिता घबराकर चिल्लाने लगी, आपको क्या हो रहा है? ये कैसी हालत है आपकी? मुझे बहुत डर लग रहा है, बताइए ना। उनकी आवाज सुनकर महेश भी दौड़ता हुआ आया और रोते हुए पूछा, माँ, बापू को क्या हो गया? घर में कोहराम मच गया। महेश की बहनें भी रोते हुए वहां पहुंच गईं और पूरे घर में चीख पुकार का आलम छा गया। इसी बीच मोहल्ले के कुछ लोग घर में आए और बोले, जगजीवन बाबू को लकवा मार गया है, अब वे न बोल पाएंगे न चल फिर पाएंगे। ये सुनकर सरिता बेसुध होकर गिर पड़ी। महेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पिता की हालत पर रोए या मां को संभाले। किसी तरह सरिता को होश में लाया गया, लेकिन घर पर जैसे दुखों का सन्नाटा छा गया। कभी मुस्कुराहट से गूंजने वाला यह घर अब आंसुओं और निराशा में डूब चुका था। परिवार की जिंदगी मानो रुक गई थी, लेकिन समय अपनी गति से चलता रहा। दिन महीनों में बदले और फिर महीनों ने वर्षों का रूप ले लिया। हालांकि समय के इस प्रवाह में महेश और उसकी मां सरिता के लिए विपत्तियों का अंत नहीं हुआ। लकवे के कारण जगजीवन बाबू कभी काम पर लौट नहीं सके, जिससे घर की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई। रिश्तेदारों ने भी इस कठिन घड़ी में उनकी सहायता से किनारा कर लिया। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि जगजीवन बाबू के अंतिम संस्कार और श्राद्ध के लिए भी महेश के पास पैसे नहीं थे। सरिता ने अपने पिता से कुछ धन मांगा और बाकी कर्ज एक साहूकार से लिया। जैसे तैसे क्रियाकर्म का कार्य संपन्न हुआ, लेकिन समय की गति तो अडिग थी। घर की हालत हर दिन और विकट होती गई और संघर्षों के पहाड़ महेश के कंधों पर भारी होते रहे। रात्रि का घना अंधकार पूरे गांव पर अपनी चादर फैला चुका था, पर सरिता की आंखों में न तो नींद थी और न ही चैन। आंसुओं की अविरल धार उसके गालों पर लुढ़कती रही। आंगन के नियम के नीचे बैठा महेश अपनी किस्मत और विधि को कोस रहा था। वह एक ऐसी वेदना में डूबा था जहां शब्द नहीं, केवल निःशब्द आहें थी। और अगर वहां कोई तीसरा भी आंसू बहा रहा था, तो वह था आंगन का वही पुराना नीम का पेड़, जो जगजीवन बाबू को अपने संरक्षक जैसा मानता था। उन्होंने उस पेड़ को कभी सूखने नहीं दिया था, जैसे वह उनका कोई और पुत्र हो। रोते रोते कब महेश को नींद ने अपने आंचल में सुला लिया, इसका उसे भान तक न हुआ। सुबह ने रात्रि को विदा कर दिया था। सूर्य की पहली किरण नीम की शाखाओं से छनकर महेश के चेहरे पर पड़ी, पर वह अभी भी उसी पेड़ के नीचे बेसुध सो रहा था। कहते हैं, समय हर किसी को कुछ न कुछ सिखा ही देता है, किसी को गिरकर संभलना तो किसी को अपने पैरों पर चलना। लेकिन महेश को अभी यह एहसास नहीं था कि आज का दिन उसके लिए क्या संदेश लेकर आया है। जब जीवन बाबू की चिता की अग्नि अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आवाज सुनकर महेश ने अपनी छोटी बहन गुड़िया से कहा, गुड़िया, जाकर देख तो सही, दरवाजे पर कौन आया है। गुड़िया ने दरवाजा खोला तो बाहर मोहल्ले के साहूकार खड़े थे। उन्हें देखकर गुड़िया ने हाथ जोड़कर कहा, चाचा जी, आप इतनी सुबह कैसे आए? सब ठीक तो है? साहूकार ने कहा, खुश रहो बेटी, सब ठीक है। मैं तो तेरी मां से मिलने आया था, अगर वह ना हो तो महेश को बुला दो। गुड़िया ने सहमति में सिर हिलाया और अंदर जाकर महेश से बोली, भैया, चाचा जी आए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। महेश बाहर आया
और साहूकार से बोला, चाचा जी प्रणाम, बताइए ना, इतनी सुबह आने का कारण क्या है? साहूकार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देख बेटा, ये बात तो मुझे तेरी माँ से करनी चाहिए थी, पर अब हालात ऐसे हैं कि तू ही इस घर का जिम्मेदार है। तेरे पिता के जाने के बाद अब यही घर और परिवार तेरे कंधों पर है। महेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, चाचा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया था कि ऊपर वाले ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? साहूकार ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटा यह तो विधाता की लीला है, उनके आगे किसी की नहीं चलती। अब तू अपने आप को मजबूत कर और यह बताओ कि मैं किस लिए आया हूं, वह सुनने के लिए तैयार है या नहीं? महेश ने अपनी हिम्मत बांधते हुए कहा, जी चाचा जी बताइए, मैं सुन रहा हूं। साहूकार ने कहा, बेटा तेरी मां ने तेरे पिता के क्रियाक्रम के लिए मुझसे कुछ कर्ज लिया था और तेरे पिता ने भी अपने जीवन काल में मुझसे कुछ उधार लिया हुआ था। तेरी मां ने वादा किया था कि वह जल्द ही पूरा कर्ज चुका देगी। उसी कर्ज की बात करने मैं आया हूं। महेश ने व्याकुल होकर कहा, चाचा जी पर इस समय हमारे पास पैसे के नाम पर कुछ भी नहीं है, हम आपका कर्ज अभी कैसे चुका पाएंगे? साहूकार ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है बेटा, अभी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आज तुमने कर्ज नहीं चुकाया तो बाद में तुम्हें मूलधन के साथ हर महीने 10% ब्याज भी देना होगा। महेश ने धीमे स्वर में कहा, ठीक है चाचा जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका कर्ज चुका सकूं। महेश की परेशानियां और गहरी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह घर का खर्च चलाए या साहूकार का कर्ज चुकाए, पर हाथ रखकर बैठने से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता था। उसने कठोर निर्णय लिया कि वह अपनी पढ़ाई छोड़ देगा और कोई ऐसा काम करेगा जिससे घर का खर्च भी चल सके और कर्ज भी चुकता हो जाए। महेश ने काम की तलाश में जी जान लगा दी। आखिरकार उसे एक दवा की दुकान में सेल्स बॉय का काम मिल गया, जहां उसे 300 रुपए प्रतिमाह मिलते थे। वह खुश था, पर चिंताओं ने उसका साथ नहीं छोड़ा। इतने पैसे में गुजारा मुश्किल था। पिता का साया पहले ही उठ चुका था, पर महेश ने अपनी मां और 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी महज 12 साल की उम्र में खुशी खुशी उठा ली। वह हर परिस्थिति से जूझने के लिए तैयार रहता। कभी घर में चावल खत्म हो जाता, कभी आटा, कभी बहनों की स्कूल फीस पूरी नहीं हो पाती, तो कभी साहूकार का बकाया चुकाने के लिए पैसे कम पड़ जाते। फिर भी महेश ने हिम्मत और सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि दुकान के बाद शाम का खाली समय भी उपयोगी बनाया जाए। उसने बच्चों को ट्यूशन देने का निर्णय लिया। चूंकि वह अपने पिता की मृत्यु के बाद 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ चुका था, इसलिए केवल छोटे बच्चों को ही ट्यूशन पढ़ा सकता था। ट्यूशन से मिलने वाले पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन उसने तकलीफों के बावजूद थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद उसने आखिरकार साहूकार का सारा कर्ज चुका दिया। साहूकार से मुक्ति मिलने के बाद महेश ने अपने बचाए हुए पैसों से एक चाय की दुकान खोल ली। यह दुकान उसके संघर्षों और मेहनत का परिणाम थी। महेश ने अपनी जिम्मेदारियों को न केवल निभाया, बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा भी दी। महेश अब अपने जीवन में एक नए मुकाम पर पहुंच चुका था। उसके पास अपनी खुद की दुकान थी और वह अपने संघर्ष और मेहनत के बल पर सब कुछ हासिल कर चुका था। आज वह बेहद खुश था, क्योंकि यह सब उसकी लगन और हिम्मत का नतीजा था। समय धीरे धीरे करवट बदल रहा था। घर के आंगन में खड़ा नीम का पेड़ अब और भी विशाल और मजबूत हो चुका था, जैसे महेश के जीवन का प्रतीक बन गया हो। महेश दुनियादारी के बोझ में घिरता जरूर था, लेकिन हर बार खुद को संभाल लेता था। उसने कभी हार मानना नहीं सीखा था। अब उसके परिवार की स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो चुकी थी। सही समय पर महेश ने अपनी दोनों बहनों गुड़िया और कविता की शादी धूमधाम से कर दी, लेकिन उसकी अपनी शादी अभी तक नहीं हुई थी। एक दिन उसकी मां सरिता ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा महेश, तूने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। अपनी जिम्मेदारियों को तूने पूरी निष्ठा से निभाया है, लेकिन अब भी एक ख्वाहिश है जो अधूरी रह गई है। महेश ने पूछा, मां, ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो मैं पूरी नहीं कर पाया? तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं। सरिता ने कहा, बेटा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं चाहती हूं कि मेरे जीते जी
मैं अपनी बहू का मुखड़ा देख लूं, लेकिन यह तभी हो सकता है जब तू राजी हो। महेश ने मां को समझाने की कोशिश की। मां, तुम्हें ऐसी बहकी बहकी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी उम्र अभी ज्यादा नहीं हुई है, ऐसी फालतू बातें मत किया करो। लेकिन सरिता ने गंभीरता से कहा, बेटा, जब तेरे बापू गए थे तब मौत ने उनकी उम्र भी नहीं देखी थी। अगर तू नहीं चाहता तो मैं तुझ पर जोर नहीं दूंगी, लेकिन मेरे बाद तुझे पछताना नहीं चाहिए। मां की यह बात सुनकर महेश मजबूर हो गया और शादी के लिए हां कर दी। सही मुहूर्त देखकर महेश की शादी रेखा नाम की एक सुंदर और सुलझी हुई लड़की से कर दी गई। रेखा दहेज के नाम पर कुछ भी लेकर नहीं आई थी, लेकिन उसे कपड़ों की सिलाई में महारत हासिल थी। महेश ने उसके लिए एक सिलाई मशीन खरीद दी। रेखा ने घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दिया और जल्द ही महेश के घर की माली स्थिति पहले से बेहतर हो गई। रेखा के आने से महेश का जीवन खुशियों से भर गया। 2 साल बाद रेखा ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। घर में खुशियों का माहौल था। पूरे मोहल्ले में उत्सव मनाया जा रहा था। महेश ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत देखी, लेकिन इसी खुशी के बीच महेश नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपने जीवन की सबसे बड़ी कमी को महसूस कर रहा था। उसे अपने स्वर्गीय पिता श्री जगजीवन बाबू की याद आ रही थी। महेश को लगा जैसे उनके आशीर्वाद के बिना यह सब संभव नहीं होता। घर के आंगन का नीम का पेड़ भी इस खुशी में झूम रहा था, जैसे वह भी महेश के जीवन के हर उतार चढ़ाव का साक्षी हो। बच्चों की किलकारियों से गूंजता हुआ घर अब महेश के संघर्ष, प्यार और समर्पण की कहानी बयां कर रहा था। जल्दी ही एक शुभ मुहूर्त देखकर महेश और रेखा ने अपने दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार धूमधाम से कर दिया। बड़े बेटे का नाम सुरेश और छोटे का नाम दिनेश रखा गया। घर के आंगन का नीम का पेड़ भी मानो इस खुशी में झूम उठा था। दिनेश और सुरेश चंद्रमा की कलाओं की भांति बढ़ने लगे और उनके साथ साथ महेश और रेखा के नए सपने भी आकार लेने लगे। हालांकि सपनों को पूरा करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत थी। महेश नहीं चाहता था कि उसके बच्चे भी उसकी तरह किसी अभाव में जिए। वह चाहता था कि सुरेश और दिनेश को एक ऐसा भविष्य मिले जो हर तरह की मुश्किलों से अछूता हो। इधर अपनी शादी के बाद भी कविता और गुड़िया का अपने मायके आना जाना लगा रहता था। कभी कभी तो वे 6-6 महीने तक मायके में रुक जाती थी। महेश अपनी बहनों से बेहद प्यार करता था, इसलिए वह कभी उन्हें कुछ कहता नहीं था। मगर महेश और रेखा को पता था कि घर के खर्चे और जरूरतें केवल प्यार मोहब्बत से नहीं चल सकती। इसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। समय बीतता गया और सुरेश और दिनेश पूरे 5 साल के हो गए। अब महेश को उनकी पढ़ाई की चिंता सताने लगी। एक दिन उसने रेखा से कहा, रेखा, एक बात कहूं? रेखा मुस्कुराकर बोली, हाँ जी, बोलिए। महेश ने कहा, दिनेश और सुरेश अब 5 साल के हो गए हैं। मैं सोच रहा था कि क्यों ना उनका स्कूल में दाखिला करवा दूं। रेखा उत्साहित होकर बोली, यह तो बहुत अच्छा विचार है, इसमें सोचने की क्या बात है? महेश ने थोड़ी चिंता भरे स्वर में कहा, सोचने वाली बात तो कुछ नहीं है रेखा, लेकिन तुम तो जानती हो मेरी दुकान अब पहले जैसी नहीं चलती। तुम्हारा सिलाई का काम भी कभी बहुत अच्छा चलता है और कभी बिल्कुल मंदा। ऐसे में हम अपने बच्चों को किसी अच्छी प्राइवेट स्कूल में दाखिला कैसे दिलवाएंगे? रेखा ने गहरी सांस लेकर कहा, तो क्या हमारे बच्चे अनपढ़ रहेंगे? क्या वे पढ़ाई नहीं करेंगे? महेश ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। तब रेखा ने समझदारी से कहा, तो फिर सरकारी स्कूल में उनका दाखिला करवा दो। पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेंगे। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का फर्क केवल दिखावे की बात है। असली बात यह है कि बच्चे मेहनत से पढ़ाई करें। पढ़ने की लगन होनी चाहिए। स्कूल तो माध्यम है। महेश ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन हमें अपनी मेहनत और बढ़ानी होगी ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। रेखा मुस्कुराकर बोली, अरे जी, मैं तो हमेशा आपके साथ हूं। हर परिस्थिति में कदम से कदम मिलाकर चली हो और आगे भी चलूंगी। महेश ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ पर पूरा भरोसा है, लेकिन अब हमें ज्यादा पैसे कमाने के लिए और मेहनत करनी होगी। रेखा ने हंसते हुए कहा, उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दो। वैसे भी मैं केवल आपके जीवन की रेखा नहीं हूं, बल्कि आपके भाग्य और भविष्य की भी रेखा हूं।
महेश ने भी मुस्कुराकर कहा, यह तो सही है, तुम्हारे भाग्य से ही तो मुझे सुरेश और दिनेश मिले हैं। रेखा मजाक में बोली, अब ज्यादा मजाक मत करो, रात काफी हो चुकी है, जो करना है वह कल करेंगे, चलो अब सो जाओ। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हुए दिन का अंत किया। उनका आपसी समझ और समर्पण ही था जो उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता था। घर के आंगन का नीम का पेड़ उनकी मेहनत और प्यार का मूक गवाह बना रहा। महेश ने सुरेश की बात मानते हुए अगले दिन अपने दोनों बेटों का दाखिला पास के सरकारी स्कूल में करवा दिया। दोनों बच्चे स्कूल में दाखिला पाकर बहुत खुश थे। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और सुरेश और दिनेश ने अपनी मेहनत और लगन से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी कर ली। अब वे दोनों बच्चे काफी समझदार और होशियार हो गए थे। एक दिन स्कूल से लौटते समय सुरेश ने महेश से कहा, पिताजी, हमारे स्कूल के ज्यादातर बच्चों के घर पर ट्यूशन टीचर आते हैं और उन्हें पढ़ाते हैं। महेश ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, तो फिर? सुरेश ने झिझकते हुए कहा, पिताजी, मैं तो बस कह रहा था कि हमें भी ट्यूशन लगवानी चाहिए, आप हमारे लिए भी एक ट्यूशन टीचर रखवा दीजिए। महेश ने गंभीरता से कहा, बेटा, अभी हमारे पास ट्यूशन की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, हमारा हाथ तंग है, हम पहले से ही स्कूल की फीस भरने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सुरेश यह सुनकर निराश हो गया और रोने लगा। रोते हुए उसने कहा, आपसे जब भी कुछ कहो आपका एक ही जवाब होता है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। लेकिन इस बार मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला। अगर आपने मेरी ट्यूशन नहीं लगवाई तो मैं कल से स्कूल जाना भी छोड़ दूंगा। महेश ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सुरेश अपनी जिद पर अड़ा रहा। महेश के लिए यह बड़ा कठिन समय था। उसने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत की थी। उसने खुद अपने बच्चों को कभी किसी चीज के लिए डांटा भी नहीं था। आखिरकार उसने सुरेश की जिद के आगे हार मान ली और कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए घर पर ट्यूशन टीचर लगवा दूंगा। महेश के लिए यह बात कहना आसान था, लेकिन उसे निभाना बहुत कठिन। जब जेब खाली हो और जिम्मेदारियां सिर पर हो तो हर वादा चट्टान जैसा भारी लगता है। महेश की दुकान पर अक्सर किशोरी बाबू चाय पीने आते थे, जो पेशे से एक शिक्षक थे और उसी स्कूल में पढ़ाते थे जहां सुरेश और दिनेश पढ़ते थे। एक दिन महेश ने किशोरी बाबू के सामने अपनी दुविधा रख दी। किशोरी बाबू ने महेश की बात ध्यान से सुनी। वे महेश को लंबे समय से जानते थे और उसकी ईमानदारी और मेहनत से वाकिफ थे। किशोरी बाबू ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, महेश, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए फीस भरना मुश्किल है। बिना फीस के मैं किसी भी बच्चे को पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मैं मना भी नहीं कर सकता। पर मेरे पास एक उपाय है। महेश ने उत्सुकता से पूछा, क्या उपाय है किशोरी बाबू? किशोरी बाबू मुस्कुराकर बोले, तुम ऐसा करो, मेरी फीस के बदले रोज मुझे 2 वक्त का खाना खिला दिया करो, वही मेरी फीस होगी। महेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर किशोरी बाबू को धन्यवाद दिया और कहा, किशोरी बाबू, आपने मेरी बड़ी समस्या हल कर दी। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन के बाद किशोरी बाबू ने सुरेश और दिनेश को पढ़ाना शुरू किया। वे दोनों बच्चे बड़ी लगन और मेहनत से पढ़ाई करने लगे। महेश और रेखा ने हर दिन किशोरी बाबू को सम्मान और प्रेम से घर का खाना खिलाया। नियम का पेड़ जो आंगन का गवाह था, यह सब देखकर और भी खुशी से झूमने लगा। उसे गर्व था कि महेश अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। महेश ने गहरी सांस ली और कहा, रेखा, तुम्हें क्या बताऊं, जब से बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी जरूरतें और उनके भविष्य की चिंताएं मेरे सिर पर बोझ बनती जा रही है। सुरेश और दिनेश को पढ़ाई के लिए ट्यूशन लगवा दिया, लेकिन ये सब कुछ करते करते मेरे हाथ तंग होते जा रहे हैं। हमारी आमदनी तो सीमित है, लेकिन खर्चे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं मैं अपने बच्चों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया तो क्या होगा। रेखा ने मुस्कुराते हुए महेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आपने आज तक कभी हार नहीं मानी और मैं जानती हूं कि आगे भी आप हार नहीं मानेंगे। ये द्वार भी बीत जाएगा, बस हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा और एक दूसरे का साथ देना होगा। महेश ने कहा, रेखा, तुम्हारी ये बातें मुझे हमेशा हिम्मत देती हैं। सच में, अगर तुम मेरा साथ न देती तो शायद मैं अब तक टूट चुका होता।
रेखा ने चाय का आखिरी घूंट लेते हुए कहा, सुनिए जी, आप जितनी मेहनत कर रहे हो उससे ज्यादा कुछ करना मुमकिन नहीं है, और जो मेहनत से हासिल होगा वही हमारे बच्चों के लिए सबसे अच्छा होगा। आपने हमेशा सही किया है और मैं जानती हूँ कि आप आगे भी सही ही करेंगे। बस आप चिंता करना बंद कर दीजिए। हमारी मेहनत और ईमानदारी एक दिन रंग लाएगी। महेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे शब्द हमेशा मुझे नई ऊर्जा देते हैं रेखा। सच में तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं। रेखा ने हंसते हुए कहा, चलो अब बातें करना बंद करो और सोने की कोशिश करो। सुबह होने से पहले हमें अपनी नींद पूरी कर लेनी चाहिए। नियम का पेड़ भी देखो कितनी ठंडी छाप दे रहा है। हमारी परेशानियां चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन यह पेड़ हमें हर दिन सिखाता है कि धैर्य और सहनशीलता से सब कुछ सहा जा सकता है। महेश ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कहती हो रेखा। इस नियम के पेड़ ने हमारी हर मुश्किल घड़ी देखी है और हर खुशी में हमारे साथ झूमा है। सच में यह हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। दोनों नियम के पेड़ की छांव में बैठकर कुछ देर और बातें करते रहे। जीवन की कठिनाइयों के बीच यह छोटे छोटे पल ही उनकी हिम्मत और स्नेह को बढ़ाते थे। रात के शांत माहौल में ठंडी हवा के साथ उनकी चाय और उनकी बातें धीरे धीरे सारी चिंताओं को बहाकर ले गई। महेश ने रेखा की बातों को ध्यान से सुना और कुछ देर तक सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, रेखा, तुम्हारा आइडिया सच में अच्छा है, लेकिन मुझे तुम्हारी सेहत और मेहनत की चिंता है। टिफिन सिस्टम शुरू करने का मतलब होगा कि तुम्हें और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। सुबह सुबह खाना बनाना, उसे पैक करना और फिर इसे समय पर पहुंचाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। रेखा मुस्कुराते हुए बोली, महेश, मैंने जिंदगी में कभी भी मेहनत से पीछा नहीं छुड़ाया। जब हमारे बच्चों की बात आती है तो मैं कोई भी जिम्मेदारी खुशी खुशी उठाने को तैयार हूं। और माँ जी भी हैं, उनकी मदद मिल जाएगी। वैसे भी सुबह का खाना तो हम रोज बनाते ही हैं, बस थोड़ा ज्यादा बना लेंगे। और टिफिन सिस्टम की शुरुआत हम छोटे स्तर से करेंगे। जैसे जैसे लोग हमारे खाने को पसंद करेंगे वैसे वैसे ये काम बढ़ेगा। क्यों चिंता करते हो? महेश ने उसकी बातों में छुपे आत्मविश्वास को देखा और कहा, तुम्हारे अंदर यह साहस और आत्मविश्वास देखकर मुझे भी हिम्मत मिलती है। लेकिन रेखा, क्या सच में यह काम शुरू करना इतना आसान होगा? हमें लोगों तक पहुंचने का तरीका भी तो सोचना होगा। रेखा ने तुरंत जवाब दिया, इसके लिए भी मैंने सोच लिया है। शुरुआत में हम अपने मोहल्ले और आसपास के दफ्तरों में जाकर लोगों को यह बताएं कि हम घर का बना हुआ स्वादिष्ट और साफ सुथरा खाना टिफिन में देंगे। धीरे धीरे लोग हमें जानने लगेंगे और हमारा काम बढ़ेगा। सबसे पहले हम अपने जानने वालों से शुरू करेंगे। महेश ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी बात में दम है। चलो हम कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कहीं यह काम ठीक से न चला तो? रेखा ने हंसते हुए कहा, अगर हमने कोशिश ही नहीं की तो हमें कैसे पता चलेगा कि यह सफल होगा या नहीं? हारने का डर हर किसी को होता है, लेकिन कोशिश करने से ही रास्ता निकलता है। महेश ने उसकी बात मान ली और कहा, ठीक है, कल से हम इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। तुम सही कहती हो, बिना कोशिश किए हार मानना सही नहीं है, और मैं भी इस काम में तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। रेखा ने खुश होकर कहा, यही तो मैं सुनना चाहती थी। देखना, एक दिन हमारा यह छोटा सा आइडिया बड़ा रूप लेगा और हम अपने बच्चों की हर जरूरत को पूरा कर पाएंगे। उस रात दोनों ने अपने टिफिन सिस्टम की रूपरेखा बनाने के लिए देर तक बातें की। रेखा ने बताया कि वह किस तरह खाने को तैयार करेगी और महेश ने सोचा कि वह खाना कैसे पहुंचाएगा। इस तरह उनकी परेशानियों के बीच उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। नीम के पेड़ की छांव में बैठे दोनों ने यह महसूस किया कि जब तक वे एक दूसरे का साथ देंगे, कोई भी चुनौती उन्हें हरा नहीं सकती। रेखा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, अब बताओ क्या सोच रहे हो? महेश ने गहरी सांस ली और फिर कहा, देखो रेखा, बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई और उनका भविष्य अब उज्जवल है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में बार बार घूमता रहता है। मैंने बहुत मेहनत की है, हमने मिलकर बहुत संघर्ष किया है, लेकिन क्या हम अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ कर पाएंगे जो उन्हें सबसे अच्छा जीवन देने के लिए चाहिए? रेखा ने उसकी ओर देखा और थोड़ी देर चुप रही। फिर उसने शांत स्वर में कहा, महेश,
तुम हमेशा सोचते हो कि हमें कुछ और करना चाहिए, कुछ और पाना चाहिए, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि हम दोनों ने मिलकर जितना कुछ किया वो कोई और नहीं कर सकता था? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अपने बच्चों के लिए जो भी कर सकते थे हमने किया। अब उनका वक्त है। हमें उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने देना होगा, अपने सपने खुद साकार करने देना होगा। महेश ने सिर झुकाकर कहा, तुम सही कह रही हो रेखा। मैं तो सिर्फ यह सोचता हूं कि कहीं हम उनके लिए पर्याप्त नहीं कर पा रहे हैं। रेखा ने हाथ रखते हुए कहा, हमने उन्हें अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए, और सबसे बड़ी बात, उन्हें कभी यह नहीं महसूस होने दिया कि हम किसी चीज की कमी महसूस कर रहे हैं। यही हमारी सफलता है। महेश ने थोड़ी देर तक रेखा की बातों को सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम हमेशा मेरे दिल की बात समझ लेती हो। सच कहूं तो तुम्हारे बिना मैं खुद को अधूरा महसूस करता हूं। रेखा ने हंसते हुए कहा, तो फिर क्यों चिंता करते हो? तुम हमेशा मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और हमारे बच्चों के पास शिक्षा, प्यार और समर्थन है। यही सबसे बड़ी बात है। महेश ने रेखा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक नया विश्वास और शांति थी। फिर उसने कहा, तुम सही कहती हो रेखा। हमने जितना किया है वही काफी है। अब बच्चों को अपना रास्ता खुद बनाना है, और मैं खुश हूं कि मैंने यह सब तुम्हारे साथ किया। फिर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। नीम का पेड़ अपनी छांव में मुस्कुराता रहा, जैसे दोनों की मेहनत और प्यार की सफलता को देखकर उसे भी गर्व हो रहा हो। उनके जीवन की यात्रा अभी भी चल रही थी, लेकिन अब उन्हें पता था कि अगर वे एक दूसरे के साथ हैं, तो कोई भी मुश्किल उनके रास्ते में नहीं आ सकती। महेश अब भी बच्चों के बारे में सोचता रहता था। उसे लगता था कि दिल्ली में उनका भविष्य क्या होगा। क्या वे वहां अपनी जड़ें बनाएंगे या फिर एक दिन भूल कर लौटेंगे नहीं? उसकी चिंता बढ़ रही थी, लेकिन रेखा हमेशा की तरह शांत रहती थी। एक दिन महेश ने रेखा से कहा, रेखा, तुम ठीक कहती हो कि बच्चों को अपने पंख फैलाने का मौका देना चाहिए, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मुझे लगता है दिल्ली जैसे शहर में वे हमारी परवरिश को भूल सकते हैं, हमें अकेला छोड़ सकते हैं। रेखा ने उसकी ओर देखा और फिर समझाते हुए कहा, महेश, ये उनका वक्त है। वे बड़े हो गए हैं, उन्हें अपना रास्ता खुद चुनने दो। और अगर वे हमें भूलने का सोचें भी तो क्या फर्क पड़ेगा? हमने उन्हें जो संस्कार दिए हैं वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। महेश ने सोचा और फिर कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है रेखा, लेकिन क्या हम कभी भी उन्हें अपना रास्ता चुनने का सही मौका दे पाएंगे? रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम ही हैं जिन्होंने उन्हें ये ताकत दी कि वे अपने फैसले खुद ले सके। अब उनका समय है, हमें उन्हें खुश देखना चाहिए। समय बीतता गया और दिनेश और सुरेश दिल्ली में अपनी जिंदगी बनाने में जुट गए। धीरे धीरे दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में सफलता हासिल की। दिनेश को अकाउंटिंग की नौकरी मिल गई, वहीं सुरेश ने मैनेजर के तौर पर काम शुरू किया। दोनों भाई खुश थे, लेकिन महेश और रेखा की चिंता कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। एक दिन रेखा ने महेश से कहा, देखो जी, अब हमें अपनी चिंता छोड़कर बच्चों की सफलता पर गर्व करना चाहिए। उन्होंने अपनी मेहनत से जो हासिल किया है वह हमें बहुत खुश करता है। महेश ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो रेखा। अब मुझे लगता है कि हम दोनों ने अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाया है। रेखा ने फिर कहा, देखो, हम एक दूसरे के साथ हैं और हमारे बच्चे अपनी जगह खुश हैं, तो हमें चिंता करने की बजाय खुश रहना चाहिए। महेश मुस्कुराते हुए बोला, तुम हमेशा सही कहती हो रेखा। उस दिन के बाद महेश और रेखा ने यह तय किया कि बच्चों की जिंदगी में उनका जो स्थान है वही सबसे महत्वपूर्ण है। वे अब खुश थे कि उनके बच्चे अपने जीवन में सफलता हासिल कर रहे हैं और उनका परिवार हमेशा साथ रहेगा, चाहे वे कहीं भी हो। महेश और रेखा दिल्ली जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उनका मन फिर भी चिंताओं से भरा हुआ था। वे जानते थे कि बच्चों से मिलने का मौका शायद कुछ समय बाद ही मिले, लेकिन क्या यह मुलाकात उनके दिलों को फिर से जोड़ सकेगी? क्या उनके बच्चे अब भी उन्हें उतनी ही अहमियत देंगे जितनी पहले दी थी? इन सवालों ने उनके मन को घेर रखा था। दिल्ली पहुंचने के बाद महेश और रेखा ने सोचा कि बच्चों से मिलकर उनका हालचाल जाना जाएगा। वे दोनों घर की यादें लेकर दिल्ली की सड़कों पर चलने लगे, लेकिन जब उन्होंने बच्चों से संपर्क करने की कोशिश की तो दिनेश और सुरेश दोनों ही व्यस्त थे। कभी फोन नहीं उठाते
तो कभी व्यस्त रहते थे। महेश को यह देखकर गहरा दुख हुआ और उसने रेखा से कहा, देखो रेखा, हमें क्या उम्मीद थी और क्या हो रहा है। उनके पास अब हमें कोई समय नहीं है। रेखा ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, महेश, कभी कभी हम जिस रास्ते पर होते हैं वही रास्ता हमें सही दिशा दिखाता है। वे अपने जीवन में व्यस्त है और हमें समझना होगा कि अब उनका जीवन भी हमारा नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनके लिए अहमियत खो चुके हैं। महेश कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर बोला, तुम ठीक कह रही हो रेखा, लेकिन जब बच्चे छोटे होते थे तो हमें उनका पूरा ध्यान रखना पड़ता था। अब जब बड़े हो गए हैं तो लगता है जैसे वे हमें भूल गए हैं। रेखा ने हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी चिंता बिल्कुल सही है महेश, लेकिन बच्चों के साथ हमारे संबंध कुछ अलग होने चाहिए। उन्हें समझने और उनका समर्थन करने का तरीका बदल गया है। हमें उन्हें उनकी जिंदगी में आगे बढ़ने का पूरा मौका देना होगा। महेश अब थोड़ी शांत आवाज में बोला, ठीक है रेखा, अगर तुम कह रही हो तो हम बच्चों से मिलकर आएंगे, लेकिन मैं यह जानता हूं कि सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। कुछ समय बाद महेश और रेखा ने बच्चों से मिलने के लिए उन्हें फोन किया। दिनेश और सुरेश ने पहली बार अपना वक्त निकाला और उन्हें अपने घर बुलाया। लेकिन जैसे ही महेश और रेखा बच्चों के घर पहुंचे, वे यह देखकर हैरान रह गए कि बच्चे इतने बड़े हो चुके थे कि उनका अब किसी पुराने रिश्ते से जुड़ा होना मुश्किल सा लग रहा था। महेश ने धीरे से रेखा से कहा, देखो रेखा, हमने जितना सोचा था बच्चों के साथ रिश्ता उतना सहज नहीं रहा। वे अब खुद को स्वतंत्र महसूस करते हैं, जैसे उनका अपना एक अलग जीवन है। रेखा ने गहरी सांस ली और महेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमेशा ऐसा होता है महेश, बच्चों का जीवन बदलता है और हमें उनकी खुशियों में हिस्सा बनना होता है। यह हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। हमें अब उनके लिए सही मार्गदर्शन करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वे अपने रास्ते पर मजबूती से चल सकें। दोनों ने एक दूसरे को समझा और यह तय किया कि वे जितना भी कोशिश करें, बच्चों के जीवन में उनके कदमों का असर वही रहेगा जो वे खुद चाहते हैं। दूसरे ही दिन जब सूरज दोपहर की ऊंचाई पर था, महेश और रेखा अपने बेटे दिनेश के कमरे पर पहुंचे। महेश ने कहा, रेखा, जरा दरवाजे की घंटी बजा दो। रेखा ने सहमति में सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ जी, अभी बजाती हूँ। घंटी बजाने के कुछ क्षण पश्चात दरवाजा दीपाली ने खोला, जो रेखा की बहू थी। दीपाली ने आश्चर्य मिश्रित स्वर में कहा, अरे मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों अचानक? सब कुशल मंगल तो है? रेखा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बहू, सब ठीक है, पर क्या हमें बाहर ही खड़ा रखोगी या घर के भीतर आने का निमंत्रण भी मिलेगा? दीपाली थोड़ा संकोच में पड़ते हुए बोली, हाँ, क्यों नहीं मम्मी जी, यह तो आपका ही घर है, आइए अंदर। महेश ने धीमे स्वर में रेखा से कहा, शहर में आने के बाद ऐसा लगता है कि लोग अपने गांव वाले संस्कार यहीं छोड़ देते हैं। रेखा ने उसकी बात को शांत करते हुए कहा, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं समझ रही हूं। और फिर उसने अपनी बहू से कहा, अरे बहू, तुमने अपने ससुर जी को प्रणाम नहीं किया? दीपाली ने झेंपते हुए कहा, सॉरी मम्मी जी, आप दोनों को अचानक देखकर प्रणाम करना मेरे मन से उतर गया। और फिर उसने झुककर अपने सास ससुर दोनों को प्रणाम किया। रेखा ने पूछा, अरे बेटा, दिनेश दिखाई नहीं दे रहा, क्या वह कहीं बाहर गया है? दीपाली ने जवाब दिया, जी मम्मी जी, वह ड्यूटी पर गए हैं। रेखा ने आश्चर्य जताते हुए कहा, पर आज तो इतवार है। दीपाली ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मम्मी जी, आज उनकी एक्स्ट्रा ड्यूटी है। आप लोग लंबी यात्रा करके आए हैं, पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, तब तक मैं खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। रेखा ने सहमति में सिर हिलाया। खाने पीने में शाम के 5 बज गए। तभी दरवाजे की घंटी फिर बजी। दीपाली ने दरवाजा खोला और कहा, आ गए आप? आपको कुछ अंदाजा भी है? दिनेश ने हैरानी से पूछा, क्या अंदाजा? जो कहना है साफ साफ कहो, पहेलियां मत बुझाओ। दीपाली ने गंभीर स्वर में कहा, आपके मम्मी पापा आए हैं। दिनेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी ना, कुछ भी, अभी घर के भीतर कदम भी नहीं रखा और तुम्हारे मजाक शुरू हो गए। दीपाली ने खड़े स्वर में कहा, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। विश्वास ना हो तो कमरे में जाकर देख लो, दोनों अभी आराम कर रहे हैं। दिनेश कहने लगा, लेकिन यूं अचानक?
न कोई फोन, न कोई संदेशा। सब ठीक है ना? फिलहाल तुम सबके लिए चाय बनाओ, मैं तब तक माँ बाप से मिलता हूँ। दीपाली कहने लगी, ठीक है। दिनेश कमरे में जाकर अपने माँ बाप के पैर छूकर प्रणाम करता है। रेखा उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे तरह तरह के आशीर्वाद देने लगती है। बेटा सदा खुश रहो, भगवान हमेशा तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे। दिनेश ने पूछा, माँ आप लोग यूं ही सब ठीक ठाक तो है ना? महेश थोड़ा गुस्से में बोले। क्यों, हमें देखकर तुझे खुशी नहीं हुई? दिनेश ने थोड़ी उलझन में कहा, पिताजी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो बस यही कह रहा था कि अगर आप पहले से बता देते तो मैं खुद आपको रेलवे स्टेशन लेने आ जाता। महेश कहने लगे, बहुत हो चुका तेरा नाटक, तू हमें लेने आता? तेरे पास तो इतनी भी फुर्सत नहीं कि एक फोन करके पूछ सके कि हम जिंदा हैं या मर गए। वो तो तेरी माँ को तेरी चिंता हो रही थी, इसलिए मुझे इसके साथ यहाँ आना पड़ा। रेखा बीच में टोकते हुए बोली, ओहो जी, आप भी ना बेकार की बातें लेकर बैठ जाते हैं। अब कुछ नहीं बोलेंगे, प्लीज चुप हो जाइए। यह सब तो आपकी लाड प्यार का ही नतीजा है। दिनेश ने कहा, पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? रेखा ने कहा, बेटा अपने पिताजी की बातों पर ध्यान मत दो, वो गुस्से में है इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो यहां तक तुम्हारा हाल जानने आ गए। दिनेश ने बात संभालते हुए कहा, ठीक है माँ, ठीक है। अच्छा और सब बताओ, दादी कैसी है? हमारे पड़ोसी अंकल कैसे हैं? रेखा ने जवाब दिया, सब ठीक है बेटा, बस तेरी याद आ रही थी इसलिए चली आए, वरना तू तो जानता ही है कि तेरी दादी को अकेले छोड़कर आना हमारे लिए कितना मुश्किल है। भला हो हमारी पड़ोसन का, जिसने कह दिया कि तेरी दादी की देखभाल कुछ दिन के लिए कर लेगी। दिनेश ने दीपाली को आवाज लगाई, अरे दीपाली क्या हुआ, चाय बना रही हो या नहीं? दीपाली रसोई से बोली, हाँ बन गई, अभी लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में दीपाली चाय लेकर आई और सबको चाय देने लगी। चाय देते हुए दीपाली ने रेखा से कहा, माँ जी एक बात पूछूं? रेखा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बहू पूछो। दीपाली ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, माँ जी वापसी का टिकट कब का कराया है? महेश तुरंत बोल पड़े, वाह बहू, अभी तो हमारे आई एक दिन भी पूरा नहीं हुआ और तूने हमें वापस भेजने का प्लान बना लिया। कहे तो अभी चले जाते हैं। दीपाली घबरा गई और बोली, अरे पिताजी मेरा मतलब वो नहीं था। महेश ने चुटकी लेते हुए कहा, तो फिर क्या मतलब था? रेखा बीच में बोल पड़ी, पता नहीं, आप बेकार की बातें क्यों लेकर बैठ जाते हैं, अब जाने भी दो ना, पूछ लिया तो क्या हो गया? महेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम नहीं समझोगी रेखा। रेखा ने बात टालते हुए कहा, मुझे समझना भी नहीं है। फिर रेखा ने दीपाली की ओर देखकर कहा, बहू हम अभी यहाँ कुछ दिन और रहेंगे, इसलिए हमने वापसी का टिकट नहीं कराया। दीपाली कुछ नहीं बोली और चुपचाप रसोई में खाना बनाने चली गई। अगले दिन सुबह दिनेश ने माँ के पास बैठकर कहा, माँ आपने कल खाना क्यों नहीं खाया? आपको पता है आपकी तबीयत खराब होती है तो हम सब परेशान हो जाते हैं। रेखा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा वो तो बस ऐसे ही तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तू परेशान मत हो, मैं ठीक हूं। दिनेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ अगर आप मेरी वजह से नाराज हैं तो बता दीजिए, आपके बिना इस घर का कोई मतलब नहीं है। रेखा ने धीरे धीरे जवाब दिया, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, बस उम्र का असर है, अब शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता। तभी दीपाली कमरे में आई और बोली, माँ जी आपको तो कुछ भी चाहिए होता है, आप बस मुझे आवाज दे दिया करो, मैं ला दूंगी। रेखा ने दीपाली की ओर देखकर कहा, बहू मैं जानती हूं कि घर के कामकाज में तो पहले ही बहुत व्यस्त रहती है, लेकिन बस थोड़ा सा प्यार और सहानुभूति ही काफी है। दीपाली कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, माँ जी अगर मैंने कभी कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। आप मेरी भी माँ जैसी हैं, अगर आप खुश नहीं होंगी तो इस घर में खुशहाली कैसे होगी? रेखा ने दीपाली की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और कहा, बस बेटा प्यार और समझदारी बनाए रखना, यही सबसे बड़ा सहारा है। दिनेश ने भी कहा, दीपाली माँ सही कह रही है, उनके आशीर्वाद से ही हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। महेश ने बाहर से आकर कहा, ये हुई ना बात, चलो
अब सब मिलकर बैठते हैं और बातें करते हैं। उस दिन रेखा ने महसूस किया कि उसकी चुप्पी और सहनशीलता ने घर के रिश्तों में आई खटास को थोड़ा कम कर दिया। दीपाली के व्यवहार में भी थोड़ा बदलाव आ गया था। रेखा ने सोचा कि शायद सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। रेखा ने धीरे से कहा, महेश जी, रहने दीजिए, बहू जो लाई है वही खा लेती हूं। आप क्यों बहू को बार बार परेशान कर रहे हैं? महेश को रेखा की इस सहनशीलता पर थोड़ा गुस्सा आ गया। वे बोले, रेखा, ये सहने का वक्त नहीं है। जब बहू अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही तो उसे सिखाना जरूरी है। ये उम्र हमारी आराम करने की है, न कि ऐसी बातें सहने की। महेश ने दीपाली को फिर बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, बहू, ये क्या बात है? तुम्हें अपनी सास को ताजा और अच्छा खाना देना चाहिए। ये तो इंसानियत भी सिखाती है। ये बासी रोटियां क्या तुम्हारे हिसाब से ठीक है? दीपाली गुस्से से बोली, ससुर जी, आप और माँ जी को हमेशा मुझसे शिकायत रहती है। मैंने जानबूझकर बासी रोटियां दी है क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग रात का बचा खाना भी खा सकते हैं। मैं कोई रानी नहीं हूं कि हर किसी की फरमाइशें पूरी करती रहूं। आपके बेटे दिनेश से कहिए कि मुझे एक नौकरानी रख दे, तब मैं सबकी पसंद का ध्यान रख पाऊंगी। महेश ये सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, दीपाली, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। यह घर तुम्हारा भी है। तुम्हारी सास ने तुम्हें हमेशा बेटी माना, लेकिन तुम उनका सम्मान नहीं कर रही। यह सही नहीं है। रेखा ने बीच में टोकते हुए कहा, महेश जी, रहने दीजिए, मैं कुछ भी खा लूंगी। बहू के भी काम है, शायद थक जाती हो। आप इससे ज्यादा कुछ मत कहिए। महेश ने रेखा की ओर देखा और कहा, तुम्हारी यही सहनशीलता हमें कमजोर बना रही है। दीपाली को अपनी गलती समझनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम से रेखा भीतर ही भीतर टूट गई। वह सोचने लगी कि आज के समय में रिश्तों में यह कड़वाहट क्यों आ गई है। महेश और रेखा ने अपने बेटों और बहू के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन अब उनके हिस्से में केवल ताने और उपेक्षा बची थी। रेखा ने महेश से कहा, हम गांव लौट चलें। यहां अब मन नहीं लगता। अपने पुराने दिनों में ही सुकून था। कम से कम वहां ये ताने तो नहीं सुनने पड़ते थे। महेश ने रेखा की आंखों में झांक कर देखा। वे समझ गए कि रेखा अंदर से कितनी आहत है। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है रेखा, हम जल्द ही गांव लौटेंगे। यहां अब हम बेगाने हो गए हैं। रेखा ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों से छलकने वाले आंसुओं को रोकने की कोशिश की। दीपाली ने शायद यह सब देखा, लेकिन वह चुपचाप वहां से चली गई। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। दिनेश ने जैसे ही अपने कमरे में कदम रखा, उसने देखा कि दीपाली बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसका चेहरा गुस्से और नाराजगी से भरा हुआ था। दिनेश ने दरवाजा बंद किया और धीरे से पूछा, दीपाली, क्या हुआ? तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? दीपाली उठते हुए बोली, क्या हुआ? तुम पूछ रहे हो? जब से तुम्हारे माँ बाप यहाँ आए हैं, मेरी जिंदगी मुश्किल हो गई है। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ काम और शिकायतें ही सुनने को मिलती है। अब ये सब मुझसे सहा नहीं जाता। दिनेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दीपाली, ये मेरे माँ बाप है। उन्होंने मुझे पाला पोसा है। क्या तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता कि उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है? दीपाली गुस्से में बोली, जिम्मेदारी? मेरी भी कुछ जिंदगी है। मैं यहाँ नौकरानी नहीं हूँ। तुम्हारे माँ बाप को अगर इतनी ही परेशानी है तो उन्हें गांव वापस भेज दो। यहाँ रहकर बस मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। दिनेश ने अपनी आवाज को थोड़ी सख्त करते हुए कहा, दीपाली, ऐसी बातें करना बंद करो। मैं तुम्हारी हर बात समझता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप का इस घर में पूरा हक है। अगर तुम्हें यह सब बुरा लग रहा है तो मुझे बताओ, मैं क्या करूँ? दीपाली ने ठंडी आवाज में कहा, करना है तो कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे माँ बाप अपना सामान बांधकर खुद ही यहाँ से चले जाए। मुझे उनके तानों और जरूरतों के लिए अब और वक्त नहीं देना। दिनेश को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने कहा, दीपाली, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे शर्म आ रही है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक स्वार्थी हो सकती हो। अगर तुम मेरी माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकती तो यह तुम्हारी कमी है, लेकिन मैं उन्हें कभी इस तरह नहीं छोड़ सकता। दीपाली ने तंज कसते हुए कहा, तो ठीक है, उन्हें अपने सिर पर बिठाकर रखो, लेकिन याद रखना, तुम्हारी ये निष्ठा एक दिन तुम्हारे ही लिए भारी पड़ेगी। दिनेश चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। उसने सोचा कि वह दीपाली से कुछ भी कहना बेकार है। वह सीधे अपने माता पिता के पास गया। दिनेश ने अपनी मां के पास बैठते हुए कहा,
माँ, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? दवाई खा ली ना? रेखा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ बेटा, तेरे पिताजी दूध और ब्रेड लेकर आए थे, मैंने खा लिया, तू चिंता मत कर। महेश ने दिनेश की तरफ देखते हुए कहा। बेटा, हमें यहाँ और नहीं रहना, हमने यहाँ बहुत दिन बिता लिए, अब गांव वापस जाने का वक्त आ गया है। दिनेश ने गंभीरता से कहा। पिताजी, मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस आप थोड़े दिन और रुक जाइए। महेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा। बेटा, सब कुछ ठीक करने में वक्त लगता है, लेकिन कुछ रिश्तों को संभालने के लिए केवल वक्त नहीं, बल्कि समझ और दिल की जरूरत होती है। घर का माहौल गंभीर और उदास हो गया। बाहर अंधेरा और घना हो चुका था और अंदर रिश्तों की खामोशी और तनाव अपनी जगह बना चुका था। दिनेश यह सब सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे महसूस हुआ कि घर का माहौल इतना बिगड़ चुका है कि हर कोई अपनी बात सही साबित करने में लगा है। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, माँ, पिताजी, आप दोनों शांत हो जाइए, मैं दीपाली से बात करता हूँ। अगर मैंने कहीं गलती की है तो मैं खुद उसे समझाऊंगा। महेश गुस्से में बोला। तुझे क्या समझाना है? तेरी पत्नी को तो बस यही चाहिए कि हम यहाँ से चले जाएं। वो चाहती है कि इस घर में सिर्फ उसी का हुक्म चले। रेखा ने धीरे से कहा। महेश, चुप हो जाओ, अब और बात बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। दिनेश को दीपाली से बात करने दो। दिनेश ने अपने कमरे की ओर रुख किया, जहां दीपाली गुस्से में सामान पैक कर रही थी। उसने कमरे में घुसते ही दरवाजा बंद किया और कहा, दीपाली, अब तो मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। इस घर में आखिर ऐसा क्या हुआ है कि तुम इसे छोड़कर जाना चाहती हो? दीपाली ने गुस्से और आंसुओं के साथ कहा। दिनेश, तुम्हें क्या समझाऊं? तुम्हारे माँ बाप मुझसे नौकरानी जैसा व्यवहार करते हैं। हर वक्त कोई ना कोई काम, सुबह से रात तक उनकी सेवा करते करते मैं थक जाती हूँ। और जब मैंने बासी रोटियां खाने को दी तो इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। अब मुझसे और नहीं होगा। दिनेश ने ठंडी आवाज में कहा। दीपाली, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता, लेकिन घर छोड़ने की बात करना कोई हल नहीं है। दीपाली ने कहा, तुम्हारे माँ बाप को समझाने का कोई फायदा नहीं, उन्हें तो बस मेरे हर काम में कमी निकालनी है। मैं अब और नहीं सह सकती। दिनेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा। दीपाली, देखो, माँ बाप की उम्र हो चुकी है, उनकी जरूरतें और आदतें अब बदल नहीं सकती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उन्हें इस हालत में अकेला छोड़ दें। मैं जानता हूँ तुम पर बहुत दबाव है, लेकिन क्या हम मिलकर इसका समाधान नहीं ढूंढ सकते? दीपाली थोड़ी नरम पड़ते हुए बोली। और क्या समाधान है दिनेश? मैं अब थक चुकी हूँ। दिनेश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। समाधान यही है कि हम दोनों एक टीम की तरह काम करें। माँ पिताजी के छोटे छोटे काम मैं संभालूंगा और तुम अपनी सहूलियत के हिसाब से मदद कर देना। हम बाहर से भी किसी को रख सकते हैं जो उनका ध्यान रखे, लेकिन इस तरह घर छोड़कर जाना सही नहीं है। दीपाली ने कुछ देर तक सोचा और कहा, ठीक है दिनेश, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन अगर यह सब दोबारा हुआ तो मैं अब बिना कुछ कहे चली जाऊंगी। दिनेश ने राहत की सांस ली और कहा, मैं वादा करता हूं ऐसा नहीं होगा, बस तुम थोड़ा धैर्य रखो। उसने दीपाली को गले लगाया और कमरे से बाहर निकला। बाहर बैठे महेश और रेखा ने दिनेश को देखा और महेश ने कहा, क्या कह रही है तेरी बीवी? दिनेश ने कहा, पिताजी, सब ठीक हो जाएगा, हम सब मिलकर इस घर को संभाल लेंगे, बस थोड़ा सब्र और समझदारी दिखाने की जरूरत है। महेश और रेखा ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। घर का माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा। महेश ने रेखा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रेखा, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। उन नालायक बेटों के लिए क्यों अपनी सेहत खराब कर रही हो? वे तो हमें छोड़कर अपने अपने जीवन में मस्त है। अब तुम्हें भी इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। रेखा ने अपनी आंसुओं से भरी आंखें महेश की ओर उठाई और धीरे से कहा, महेश, माँ का दिल है, चाहकर भी अपने बच्चों से अलग कैसे हो जाऊं? आखिर मैंने उन्हें अपनी कोख से जन्म दिया है। उनकी हर मुस्कान और हर आंसू से मैं जुड़ी हुई हूं। महेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हां रेखा, मैं समझता हूं, लेकिन एक बात समझ लो, बच्चों को समझाने और सही राह पर लाने की हमारी कोशिशें अब नाकाम हो चुकी है। उन्होंने हमारे प्यार और त्याग की कदर नहीं की
तो अब हमें उनके लिए और कुर्बानियां देने की जरूरत नहीं। रेखा चुपचाप ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक माँ अपने बच्चों से कैसे नाता तोड़ सकती है? मेरा दिल हर पल उनकी चिंता में लगा रहेगा। महेश ने गुस्से को दबाते हुए कहा, तुम्हारा यही दिल हमें इस हालत में ले आया है रेखा। बच्चों की हर जिद मानते मानते हम उनके लिए सिर्फ एक सहारा बनकर रह गए। अब समय आ गया है कि हम अपने बारे में सोचें। रेखा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, महेश, जो हुआ सो हुआ। अब बस यही प्रार्थना करती हो कि भगवान मेरे बच्चों को सुखी और सच्चा इंसान बनाए। मैं उनसे नाराज नहीं रह सकती। महेश ने झुंझलाते हुए कहा, भगवान करे उन्हें समझ आए, लेकिन मैं अब और उम्मीद नहीं रखता। उनके लिए मेरा दिल पत्थर हो चुका है। रेखा ने महेश की ओर देखा और कहा, तुम चाहे जो कहो, लेकिन एक माँ का दिल कभी पत्थर नहीं बन सकता। मुझे तो बस यही संतोष है कि हमने अपने कर्तव्य पूरे किए। अब उनके कर्म उनकी जिंदगी तय करेंगे। ट्रेन अपनी तेज रफ्तार में चल रही थी। रेखा और महेश चुपचाप अपने विचारों में खोए हुए थे। एक ओर रेखा के दिल में अपने बच्चों के लिए प्यार और दुआ थी, तो दूसरी ओर महेश का दिल टूट चुका था और उसने अपने बच्चों से सारे संबंध खत्म करने का निर्णय ले लिया था। गांव पहुंचते पहुंचते दोनों की हालत थकावट और उदासी से चूर हो चुकी थी। स्टेशन पर उतरते ही महेश ने रेखा से कहा, चलो रेखा, अब अपने पुराने घर लौटकर नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। रेखा ने सिर हिलाया और महेश के साथ गांव की पगडंडियों पर चल पड़ी। उनके कदम भारी थे, लेकिन दिलों में कहीं न कहीं एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद आने वाला वक्त उन्हें थोड़ी राहत दे। महेश और रेखा अपने गांव में रह रहे थे। समय धीरे धीरे बीत रहा था और महेश ने अपने बेटों से पूरी तरह दूरी बना ली थी। रेखा ने भी महेश की बात मान ली थी और उनसे संपर्क नहीं किया था, लेकिन एक माँ के दिल से बच्चों की चिंता कभी जाती नहीं। वह रोज भगवान से अपने बेटों की सलामती की दुआ करती रहती थी। फिर आया वह वक्त जब पूरी दुनिया एक नई चुनौती से जूझने लगी। कोरोना वायरस ने सबकी जिंदगियों को हिलाकर रख दिया। भारत में लॉकडाउन लग चुका था और लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। दिनेश और सुरेश भी उन लोगों में शामिल थे जिनकी जिंदगी लॉकडाउन के चलते बुरी तरह प्रभावित हुई। दिनेश की नौकरी चली गई थी और सुरेश को अपनी तनख्वाह का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही मिल पा रहा था। दोनों भाइयों के लिए दिल्ली में गुजारा करना नामुमकिन सा हो गया था। किराए का मकान, राशन और बाकी जरूरतों ने उन्हें आर्थिक तंगी की ऐसी स्थिति में डाल दिया जिसे संभाल पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। दिनेश ने सुरेश से कहा, भाई, अब यहां और नहीं रह सकते। जो भी जमा पूंजी थी सब खत्म हो चुकी है। अब हमें घर लौटना होगा। सुरेश ने निराशा से कहा, लेकिन घर कैसे जाएंगे? ट्रेनें बंद है, बसें बंद है और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि टैक्सी ले सके। दिनेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भले ही पैदल ही क्यों ना जाना पड़े, हमें माँ बाबूजी के पास लौटना होगा। उन्हें भले ही हमसे नाराजगी हो, लेकिन कम से कम वहां हमें छत और खाना तो मिलेगा। दोनों भाइयों ने अपने बैग पैक किए और दिल्ली की सड़कों पर पैदल ही अपने गांव की ओर निकल पड़े। उनके साथ सैकड़ों लोग थे जो अपनी अपनी मजबूरियों के चलते घर लौट रहे थे। गर्मी की तपती धूप में खाली पेट और थके हुए कदमों के साथ दिनेश और सुरेश गांव की ओर बढ़ते रहे। रास्ते में कई बार उन्होंने सोचा कि क्या उनके माँ बाप उन्हें माफ करेंगे, क्या वे उनके घर लौटने को स्वीकार करेंगे। इधर गांव में रेखा को अपने बेटों की चिंता सता रही थी। उसने महेश से कहा, सुनिए, पता नहीं हमारे बेटे किस हालत में होंगे। दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहना कितना मुश्किल होगा। महेश ने गुस्से में कहा, रेखा, मैंने पहले ही कह दिया था, उन नालायक लड़कों की फिक्र मत करो। उन्होंने हमें हमारी हालत पर छोड़ दिया, अब हम भी उन्हें उनके हाल पर छोड़ देंगे। रेखा ने आंसू भरी आंखों से कहा, महेश, हम माँ बाप हैं, उनका भटक जाना हमारी असफलता है। अगर वे लौट कर आए तो क्या आप उन्हें घर में घुसने नहीं देंगे? महेश चुप हो गया। वह जानता था कि उसके दिल में भी अपने बच्चों के लिए प्यार था, लेकिन उसकी नाराजगी ने उस प्यार को दबा दिया था। कुछ दिन बाद रेखा और महेश अपने आंगन में बैठे थे। तभी दूर से दो थके हारे मैले कुचैले से लोग गांव की ओर आते दिखे।
रेखा की आंखें उन चेहरों को पहचानने में एक पल भी नहीं लगी। वह रोते हुए उठी और चीख कर बोली, महेश देखो, दिनेश और सुरेश लौट आए। महेश ने दूर तक देखा। उसके चेहरे पर पहले तो गुस्सा आया, लेकिन फिर उसकी आंखें भी नम हो गईं। उसने खुद को संभालते हुए कहा, रेखा जाओ, उन्हें पानी दो। शायद अब उन्हें समझ आ गई होगी कि माँ बाप का महत्व क्या होता है। दिनेश और सुरेश घर के पास आकर गिर पड़े। रेखा ने दोनों को गले लगाकर कहा, बेटा अब सब ठीक है, तुम घर लौट आए, यही बहुत है। महेश ने पास आकर कहा, जिंदा हो? चलो अब काम पर लग जाओ। जिंदगी ने जो सबक सिखाया है उसे कभी मत भूलना। दिनेश और सुरेश ने अपने पिता के पैर पकड़कर माफी मांगी और कहा, बाबूजी, अब हम कभी आपसे दूर नहीं जाएंगे। महेश ने उनका सिर सहलाया और कहा, अब तुम्हारे जीवन का असली अध्याय शुरू होता है। परिवार को संभालो और अपने कर्तव्यों को समझो, यही हमारी माफी होगी। दिनेश और सुरेश अपने घर के आंगन में खड़े थे। उनके दिलों में डर और उम्मीद का अजीब सा मेल था। माँ रेखा उन्हें देख तो रही थी, लेकिन उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था। दोनों भाइयों ने एक स्वर में कहा, माँ हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रेखा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माफी मांगने से क्या बदल जाएगा? क्या हमारे दिल पर लगे जख्म भर जाएंगे? जब हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुमने हमें अकेला छोड़ दिया। आज जब तुम्हारी मुश्किलें बढ़ी तो तुम्हें माँ बाप की याद आ गई। रेखा की बातों ने दिनेश और सुरेश को अंदर तक झकझोर दिया। सुरेश ने सिर झुकाकर कहा, माँ हम जानते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब हम बदल गए हैं। हमें एक मौका दीजिए, हम आपका विश्वास वापस जीत कर दिखाएंगे। रेखा ने अपने दोनों बेटों की ओर देखा। उनकी थकी हुई आंखों और झुके हुए सिर ने उसे कमजोर कर दिया। एक माँ का दिल आखिर कितना कठोर हो सकता है। उसने कहा, जाओ अंदर जाओ, शायद महेश तुम्हें देखे तो अपनी नाराजगी और बढ़ा ले, लेकिन याद रखना ये मौका आखिरी है। अगर फिर से भरोसा तोड़ा तो वापस लौटने की कोई उम्मीद मत रखना। दोनों भाई और उनकी पत्नियां घर के अंदर गए। महेश अपने कमरे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। दोनों ने डरते हुए कहा, बाबूजी हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। महेश ने अखबार नीचे रखा और उन्हें गुस्से से देखा। उसकी आंखों में दर्द और गुस्से का मिश्रण था। उसने कहा, मुझे माफ करने की बात मत करो, अपने कर्म सुधारो। ये घर तुम्हारा है, लेकिन यहाँ रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखो। दिनेश और सुरेश ने अपने पिता के पैरों पर गिरते हुए कहा, बाबूजी हमें एक मौका दीजिए, हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। महेश ने अपनी नाराजगी को छुपाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इस घर में प्यार और जिम्मेदारी के साथ रहना सीखो। अगर एक बार फिर मुझे निराश किया तो इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इसके बाद दोनों भाइयों ने गांव में ही छोटे छोटे काम शुरू किए। वे अपने माता पिता की सेवा में जुट गए। रेखा के चेहरे पर खुशी लौट आई थी और महेश भी अब थोड़ा सहज हो गया था। लॉकडाउन ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया था। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं और माँ बाप से बड़ा कोई गुरु नहीं। दिनेश और सुरेश दोनों ने अपने पिता महेश के पैरों को पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगे। सुरेश ने सिसकते हुए कहा, पिताजी हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपके प्यार और त्याग की कीमत नहीं समझी। अब हम आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। महेश का पत्थर दिल आखिरकार पिघल गया। उसने अपने दोनों बेटों को उठाकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छिपाते हुए कहा, बस करो बच्चों, अब और मत रो। जो हुआ उसे भुला दो, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। बहुएं जो थोड़ी दूर खड़ी थी, ये दृश्य देखकर खुद को रोक नहीं सकी। वे भी आगे आई और महेश के पैर पकड़कर रोने लगी। दीपावली ने कहा, पिताजी सब मेरी ही गलती थी, मैंने ही आपको और माँ को तकलीफ दी। मुझे अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिए। महेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा गलती इंसान से ही होती है, लेकिन उसे सुधारने की कोशिश करना सबसे बड़ी बात है। तुमने जो किया उसे भूल जाओ। अब से इस घर में केवल प्यार और सम्मान रहेगा। रेखा जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और कहा, महेश अब तो माफ कर दिया ना, अब इन सबको गले लगा लो। आखिरकार ये हमारे ही बच्चे हैं। महेश ने अपनी पत्नी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रेखा,
मैंने इन्हें माफ कर दिया। आखिरकार ये हमारे बच्चे हैं। माँ बाप का दिल बच्चों के बिना अधूरा होता है। रेखा ने आगे बढ़कर अपने बेटों और बहुओं को गले लगा लिया। घर का आंगन, जो बरसों से मायूसी और दूरियों का गवाह था, आज फिर से खुशियों और मिलन का साक्षी बन गया। महेश ने सबको बैठने के लिए कहा और बोला, अब से यह घर एक बार फिर वही घर बनेगा जहां प्यार और अपनापन होगा। लेकिन एक वादा करो, कभी भी एक दूसरे से दूर मत जाना। परिवार का मतलब ही साथ रहना है। सभी ने सिर झुकाकर महेश के शब्दों को स्वीकार किया। घर में खुशियों की चहक लौट आई थी। रेखा ने अपने भगवान का धन्यवाद किया और सोचा, शायद यही मेरी तपस्या का फल है। उस दिन से परिवार ने अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक नई शुरुआत की। दिनेश ने पिताजी को गले लगाते हुए कहा, पिताजी, मैं और सुरेश अब हमेशा हमेशा के लिए आपके पास रहेंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे। हम अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे और आपके कामों में भी मदद करेंगे। बस एक बार हमें माफ कर दीजिए। महेश ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए दोनों बेटों को गले लगा लिया और कहा, मुझे पता था कि एक दिन तुम दोनों वापस लौट कर आओगे। रेखा, तुम सच कहती थी। आज मैं बहुत खुश हूं। शायद इतनी खुशी मुझे पहले कभी नहीं मिली थी। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी कैसी बातें करते हैं। 2 बहुएं होने के बाद मैं चाय बनाऊं तो क्या अच्छा लगेगा। दीपावली और दीपा, दोनों बहुएं कहने लगी। माँ जी, आप चिंता मत करें। आज से किचन की सारी जिम्मेदारी हमारी है। रेखा खुश होकर अपने पति और बेटों के साथ बैठकर बातें करने लगी। आज महेश के घर में फिर से वह सारी खोई हुई खुशियां लौट आई थी। चारों ओर आनंद और उत्साह का माहौल था। आंगन में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। घर में खुशियों की बौछार हो रही थी। महेश को आज अपने स्वर्गीय पिता जगजीवन राम बाबू की याद आ रही थी। वह नियम के पैर से लिपटकर भावुक हो गया, जिसे उसके पिता ने जब वह सिर्फ 12 साल का था तब इस घर में लगाया था। नियम का पेड़ भी जैसे महेश से लिपटकर उसकी भावनाओं को समझ रहा था, क्योंकि यह पेड़ महेश के लिए एक बड़े भाई जैसा था। आज नियम का पेड़ भी खुश था, क्योंकि महेश के घर में फिर से जीवन की रौनक लौट आई थी। खोई हुई खुशियां वापस आ गई थी और पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल था। महेश और रेखा दोनों ने एक दूसरे को देखकर संतोष और खुशी की सांस ली। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे और पूरे घर का माहौल एक बार फिर से खुशियों से भर गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत वर्षों पहले की बात है। रामपुर नामक राज्य में श्याम दत्त नाम का राजा शासन करता था। श्याम दत्त स्वभाव से अत्यधिक क्रोधी और बुद्धिमानी में अल्प था। उसी राज्य में सुंदर नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अक्सर उससे कहती, तुम्हें राजा के दरबार में जाना चाहिए। राजा तुम्हें अवश्य कुछ दान दक्षिणा में धन देंगे। पत्नी की बात मानकर सुंदर राजा के दरबार में गया। वहां उसने प्राचीन ग्रंथों में लिखी कहानियों को सुनाया। राजा और दरबारियों ने उन कथाओं को बड़ी चाव से सुना। कथा सुनाते हुए सुंदर ने कहा, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी और आकाश के अतिरिक्त स्वर्ग और नरक भी है, जहां मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। सुंदर की बातों को सुनकर राजा ने पूछा, पंडित जी, आपकी बातों पर मुझे शंका है। हम आकाश और धरती को देख सकते हैं, लेकिन यह कैसे संभव है कि कोई स्वर्ग या नरक में जाए? यह प्रामाणिकता से समझाइए। राजा का प्रश्न सुनकर सुंदर अचंभित हो गया। उसे भय हुआ कि यदि उसका उत्तर राजा को संतोषजनक न लगा तो उसे दंडित किया जा सकता है। वह डरते हुए बोला, महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे प्राचीन पुस्तकों का गहन अध्ययन करना होगा। कृपया मुझे कुछ समय दें, मैं अवश्य इसका समाधान प्रस्तुत करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है पंडित जी, परंतु मुझे शीघ्र ही सटीक उत्तर चाहिए। मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा। सुंदर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मैं शीघ्रता से इस पर काम प्रारंभ करता हूं। जल्द ही आपको उत्तर दूंगा। यह सुनते ही सुंदर वहां से चला गया। उसके मस्तिष्क में यह प्रश्न उमड़ घुमड़ रहा था कि वह राजा को स्वर्ग और नरक जैसे गूढ़ विषय को कैसे समझाए। वह राजा के स्वभाव से भली भांति परिचित था और जानता था कि राजा अत्यंत क्रोधी और अल्प बुद्धि का व्यक्ति है।
सुंदर सोचने लगा, यदि मेरा उत्तर राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया तो वह मुझे कड़ा दंड देने से भी नहीं हिचकेगा। इस भय से उसने उसी रात अपने गांव सुंदर नगर लौट जाने का निर्णय किया। अगली प्रातः राज दरबार में राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, मैंने पंडित सुंदर से एक जटिल प्रश्न पूछा था। उसका उत्तर देने के लिए मैंने उसे समय दिया था। अब बताओ वह कहाँ है? बुलाओ उसे। मंत्री ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, क्षमा करें महाराज, परंतु पंडित सुंदर का कहीं कोई पता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अचानक कहीं चला गया है। राजा चिंतित स्वर में बोला, क्या वह मेरे प्रश्न के कारण भाग तो नहीं गया? मेरा प्रश्न सरल नहीं था, परंतु मुझे इसका उत्तर चाहिए ही चाहिए। मेरा संशय मेरे लिए असहनीय हो चुका है। राजा ने एक पल विचार किया और फिर आदेश दिया, मंत्री, इस प्रश्न को पूरे राज्य में प्रचारित कर दो। घोषणा करवा दो कि जो भी मेरे प्रश्न का सटीक उत्तर देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। यह संदेश हर कोने कोने में फैला दिया जाए। मंत्री ने कहा, जैसा आप आदेश दें महाराज, मैं तुरंत यह कार्य करवा देता हूं। इस प्रकार राजा की जिज्ञासा को शांत करने हेतु पूरे राज्य में मुनादी करवा दी गई। राज्य भर में इस विषय पर चर्चा होने लगी, परंतु राजा को संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। उधर पंडित सुंदर जब अपने घर पहुंचा तो वह भयभीत और चिंतित था। घर पर उसकी पत्नी और पुत्र मोहन थे। मोहन अत्यंत आलसी और शरारती स्वभाव का था। वह किसी भी काम धंधे में रुचि नहीं रखता था और अपना समय मित्रों के साथ इधर उधर घूमने में व्यतीत करता था। मोहन अक्सर अपनी मां से पैसे मांगा करता, जिस पर उसकी मां नाराजगी जताते हुए कहती, तुम्हारे पिता जो कमाते हैं उससे बड़ी मुश्किल से घर चलता है। मैं तुम्हें बार बार पैसे नहीं दे सकती। तुम सारा दिन आवारागर्दी करते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? तुम्हारे जैसा पुत्र तो खोटा सिक्का है। मोहन चिढ़ते हुए बोला, मां, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अच्छा, फिलहाल मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। मां बोली, अभी तो तुम बनिए की दुकान से चावल ले आओ, मैं इन्हें पीसकर तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट पकवान बना दूंगी। जल्दी जाओ, अन्यथा देर हो जाएगी। मोहन झटपट पैसे लेकर चावल ले आया। उसकी मां ने चावलों को चक्की में डालकर पीसना शुरू कर दिया। मोहन वहां आया और मां को चक्की में चावल पीसते हुए देखकर बोला, मां, तुम्हें इसमें कितना समय लगेगा? मुझे अपने दोस्तों के साथ नदी पर भी जाना है। अरे ठहरो बेटा, थोड़ा धैर्य रखना सीखो। मैं तो तुम्हारा ही काम कर रही हूं। तुम स्वयं तो कोई काम करते नहीं, कम से कम मेरी मदद ही कर दिया करो। अच्छा, यह बताओ, क्या तुमने राजा के प्रश्न के बारे में सुना है? अपनी मां से यह बात सुनकर मोहन चकित होकर बोला, राजा का प्रश्न? कौन सा प्रश्न? भला राजा को कौन सी समस्या हो सकती है? मैंने तो यही सोचा था कि समस्याएं केवल हम जैसे आम लोगों को होती है। मां ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे पिता ही इस प्रश्न की जड़ है। वह इस बारे में सबसे अच्छी तरह जानते हैं। जब वे आएंगे तो उन्हीं से पूछ लेना। इतने में सुंदर वहां पहुंच गया। मोहन ने तुरंत पूछा, पिताजी, राजा के साथ यह क्या मामला है? मैंने सुना है कि आपने उनके लिए कोई समस्या खड़ी कर दी है। सुंदर ने गंभीर स्वर में कहा, क्या बताऊं बेटा? पौराणिक कथा सुनाते सुनाते मैं स्वर्ग और नरक के बारे में बताने लगा। इसी बीच राजा के मन में संदेह उत्पन्न हो गया और उन्होंने एक सवाल पूछ डाला। कैसा सवाल पिताजी? मोहन ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। सुंदर ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हें जानने की क्या आवश्यकता है? यह बच्चों के समझने की बात नहीं है, खासकर तुम्हारे जैसे के लिए, जो सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है। सुंदर की यह बात सुनकर मोहन की रुचि और भी बढ़ गई। उसने जिद करते हुए कहा, पिताजी, पहले आप बताइए तो सही कि वह सवाल क्या है। सुंदर ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, सुनो। महाराज चाहते हैं कि उन्हें स्वर्ग और नरक के बारे में प्रामाणिकता के साथ विस्तार पूर्वक बताया जाए। वे इस विषय को लेकर अत्यधिक उत्सुक है। इतने में मोहन की मां बीच में बोल पड़ी, सुनो मोहन, इन बातों की चिंता छोड़ो। इसका उत्तर तुम्हारे पिता भी नहीं दे पाए, तुम तो बिल्कुल नहीं दे सकोगे। चलो मेरी थोड़ी मदद कर दो, तब तक मैं तुम्हारा नाश्ता बना देती हूँ। ये कहते हुए मां ने चक्की का ऊपरी पहिया निकाला और किनारे से आटा इकट्ठा करने लगी। मोहन ने देखा कि चक्की से कुछ चावल के दाने कुचले हुए निकले हैं, जबकि कुछ साबुत बचे हुए हैं। अचानक मोहन के मन में एक विचार कौंधा। वह उत्साहित होकर बोला, मां,
मुझे राजा की समस्या का हल मिल गया है। मैं आज ही महल जाऊंगा और इस सवाल का उत्तर दे दूंगा। मोहन की बातें और आत्मविश्वास सुनकर उसके माता पिता अचंभित रह गए। सुंदर ने कहा, तुमने क्या कहा? तुम्हें इसका हल मिल गया? जब मैं इसका उत्तर नहीं दे पाया तो तुम्हें कहां से उत्तर मिल गया? क्या तुम जानते हो राजा कितने गुस्सैल है? यदि तुम्हारा उत्तर उन्हें पसंद नहीं आया तो वे तुम्हें कठोर दंड देंगे। मोहन ने आत्मविश्वास से कहा, आप उसकी चिंता मत करें पिताजी, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सही उत्तर दे सकता हूं। आप निश्चिंत रहिए, मैं अब महल जाने के लिए निकल रहा हूं। मोहन वहां से राजमहल जाने के लिए निकल पड़ा। वहां जाकर वह द्वारपालों से मिला। उनसे कहने लगा, मैं महाराज से मिलना चाहता हूं। द्वारपालों ने कहा, महाराज से किस लिए मिलना है? तुम्हें अपनी शक्ल देखी है तुमने कभी आईने में? महाराज, तुम जैसे लोगों से नहीं मिलते। मोहन ने उत्तर दिया, अरे भैयो, मैं कपड़ों से मामूली दिखता हूं, लेकिन मैं उनके मन की सबसे बड़ी शंका का जवाब देने आया हूं। मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूं। द्वारपालों ने कहा, अरे लड़के, बहुत बड़े बड़े विद्वान उस संदेह को दूर नहीं कर सके और यहां से भाग गए, इसीलिए तुम भी यहां से भाग लो। क्यों बिना मतलब तुम अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो? तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ। मोहन ने कहा, आपका कहना सही है। मैं यहां से भागे हुए उन पंडित का ही बेटा हूं जो महाराज के सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे। द्वारपालों ने हैरान होते हुए पूछा, क्या तुम सुंदर पंडित के बेटे हो? मोहन ने उत्तर दिया, हाँ, मैं उसी सुंदर पंडित का बेटा हूं। अगर मैं महाराज से नहीं मिल सकता तो कोई बात नहीं, आप मुझे मंत्री जी से ही मिलवा दीजिए, मैं उन्हें सवाल का जवाब समझा देता हूं। द्वारपाल बोले, ठीक है, मिलवा देते हैं तुम्हें मंत्री जी से। मोहन को द्वारपाल मंत्री जी के सामने पेश कर देते हैं। मोहन ने मंत्री जी को बताया कि वह सुंदर का बेटा है और वहां पर वह क्यों आया है। उसकी बात सुनकर मंत्री जी ने कहा, बहुत अच्छा किया बेटा, मैं बहुत ही लंबे समय से तुम्हारे पिता को खोज रहा था। अच्छा हुआ कि उनकी जगह पर तुम आ गए। मैं अवश्य ही तुम्हें महाराज से मिलवाऊंगा। मोहन ने उत्तर दिया, मुझ पर विश्वास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मुझे महाराज के दरबार में ले जाने के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मंत्री जी ने कहा, ठीक है मोहन, तो पहली बात यह याद रखना कि तुम अपना परिचय सुंदर के बेटे के रूप में मत देना। महाराज तुम्हारे पिता से बहुत ही नाराज है। यदि उन्हें पता चला कि तुम उनके बेटे हो तो वह और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। तुम इस बात का ध्यान रखना। मोहन ने पूछा, ठीक है, तो आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। मंत्री जी ने उत्तर दिया, पहले तुम राजा को अपना उत्तर बताओ। यदि राजा को तुम्हारा उत्तर पसंद आया तो मैं तुम्हारी सराहना करूंगा। तब तुम समझ जाना कि सब कुछ ठीक है और उस समय ही तुम्हें बताना है कि तुम पंडित के बेटे हो। मोहन ने कहा, ठीक है मंत्री जी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। अगले दिन राजा दरबार में बैठे थे। मंत्री जी ने आकर राजा को मोहन के बारे में बताया। महाराज की जय हो, आपकी उस समस्या का उत्तर देने के लिए एक युवक आया है, क्या मैं उसे दरबार में ले आऊं? महाराज ये सुनकर हैरान भी हुए और खुश भी। कहने लगे, क्या कहा? सच में किसी युवक के पास मेरी समस्या का उत्तर है? यह तो बहुत ही अच्छी खबर है। उसे तुरंत पेश किया जाए, मैं उससे मिलना चाहता हूं। राजा से आज्ञा लेकर मंत्री ने मोहन को दरबार में बुलाया। जैसे ही उसने दरबार में कदम रखा, राजा उसे देखकर विस्मय से भर गया। वह मन ही मन सोचने लगा, मंत्री ने तो कहा था कि यह युवक मेरी कठिनतम समस्या का समाधान करेगा, लेकिन यह तो साधारण से दिखने वाला व्यक्ति प्रतीत हो रहा है। आखिर कैसे इसके पास मेरी जटिल समस्या का उत्तर होगा? राजा ने पूछा, क्या तुम ही वह व्यक्ति हो जिसके पास मेरी समस्या का समाधान है? पहले यह स्पष्ट करो कि क्या तुम्हारे पास सच में कोई ठोस उत्तर है? युवक ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं आपकी शंका को पूरी तरह से समझ चुका हूं। मैं आपको अपने उत्तर से न केवल संतुष्ट करूंगा, बल्कि कुछ ठोस उदाहरणों के माध्यम से भी इसे प्रमाणित करूंगा। राजा ने उसकी निडरता और वाक्पटुता से प्रभावित होकर कहा, तुम्हें देखकर तो मुझे अलग ही धारणा हुई थी, लेकिन जिस साहस और तर्कशीलता के साथ तुम मेरे समक्ष खड़े हो, उसने मुझे प्रभावित किया है। अब बताओ, मेरे प्रश्न का समाधान क्या है? युवक ने उत्तर दिया, महाराज, इसके लिए मुझे 2 वस्तुओं की आवश्यकता होगी।
राजा ने पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुरंत उसकी व्यवस्था करवाता हूँ। युवक बोला, महाराज मुझे एक चक्की और थोड़े चावल चाहिए, इन्हीं के माध्यम से मैं आपके प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत करूंगा। राजा ने तुरंत मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, इस युवक को जो भी चाहिए उसकी तुरंत व्यवस्था की जाए। मंत्री ने शीघ्रता से एक चक्की और कुछ चावल मंगवाए। जैसे ही सब तैयार हुआ, युवक ने बिना समय गंवाए अपना कार्य आरंभ कर दिया। उसने चक्की में चावल डालकर उसे घुमाना शुरू कर दिया। दरबार में उपस्थित सभी लोग कौतूहल से यह देख रहे थे कि यह युवक चक्की के माध्यम से कैसे उत्तर देगा। कुछ समय तक चक्की चलाने के बाद युवक बोला, महाराज कृपया ध्यान दें, आपने पूछा था कि धरती और आकाश में निवास करने वाले प्राणी अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नर्क कैसे प्राप्त करते हैं। राजा ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, यही मेरा प्रश्न था। युवक ने कहा, अब मेरी बात पर ध्यान दीजिए, इस चक्की को देखिए, इसका ऊपर का घूमता हुआ पत्थर आकाश का प्रतीक है, जबकि स्थिर पत्थर भूमि को दर्शाता है। अब सोचिए कि इसमें डाले गए चावल वे प्राणी हैं, जैसा कि आप सोचते हैं। चावल को चक्की में डालने वाला हाथ भगवान का प्रतीक है। ये 5 उंगलियां 5 प्राकृतिक तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं, और जो पत्थर क्रमशः घूमता है वही धर्मराज है, जो प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय देता है। वह आगे बोला, अब ध्यान दें, जो चावल चक्की में कुचले और पीसे जाते हैं वे पापी हैं, जिन्हें उनके पापों की सजा मिलती है। यही कर्मों का विधान है। राजा बड़ी गहनता से उसकी बातें सुन रहा था। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई और वह जानने के लिए उत्सुक था कि युवक आगे क्या कहना चाहता है। कुछ समय तक चक्की चलाने के बाद मोहन ने चक्की के ऊपर का पत्थर हटाकर राजा को दिखाया और विनम्रता से बोला, महाराज कृपया ध्यान दें, इनमें कुछ चावल ऐसे हैं जो पूरी तरह से पिस गए हैं। ये वही प्राणी है जो अपने बुरे कर्मों के कारण नरक की पीड़ा सहने को बाध्य होते हैं। वहीं कुछ साबुत चावल है जो इस प्रक्रिया से अछूते रहे। ये वे लोग हैं जो अपने उत्तम कर्मों के बल पर स्वर्ग का सुख पाते हैं। उनके पुण्य कर्म उन्हें हर प्रकार की यातना से बचा लेते हैं। मोहन ने बड़े ही विस्तार और सरलता से अपनी बात रखी। जब वह समझा रहा था तो पूरे दरबार में मौन व्याप्त हो गया। हर कोई उसकी बातों को अत्यधिक ध्यान से सुन रहा था। उसकी व्याख्या इतनी प्रभावशाली थी कि सभी अचंभित रह गए। ये वही प्रश्न था जिसे बड़े बड़े विद्वान भी हल नहीं कर पाए थे, और मोहन ने इसे इतनी सहजता से समझा दिया। राजा ने उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए कहा, बहुत अच्छा पुत्र, तुम्हारा उत्तर अद्भुत है। तुमने मेरी वर्षों पुरानी शंका को सरलतम तरीके से सुलझा दिया। वास्तव में मुझे विश्वास नहीं था कि तुम इस प्रश्न का समाधान कर सकोगे, लेकिन तुम्हारे उत्तर ने मुझे प्रसन्न कर दिया। मेरी समस्या का समाधान करने के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। मोहन ने झुककर कहा, महाराज आपके उदार शब्दों के लिए धन्यवाद। अब मैं आपका परिचय देना चाहता हूं। मैं उन्हीं पंडित सुंदर का पुत्र हूं जिन्होंने एक समय आपके मन में यह जटिल प्रश्न उत्पन्न किया था। मेरा नाम मोहन है। राजा ने विस्मित होकर पूछा, क्या तुम पंडित सुंदर के पुत्र हो? मोहन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं यहाँ उसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करने आया हूँ जो मेरे पिता के कारण उत्पन्न हुई थी। राजा ने प्रसन्न होकर मंत्री से कहा, मंत्री जी, इस होनहार युवक को पुरस्कार स्वरूप धन और कीमती वस्त्र प्रदान किए जाए। इसे पूरे सम्मान के साथ विदा किया जाए। मंत्री ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। मोहन ने राजा का आभार व्यक्त किया और अपने पुरस्कार लेकर सम्मान पूर्वक वहां से विदा हुआ। उसने न केवल राजा की शंका का समाधान किया, बल्कि अपने पिता की प्रतिष्ठा को भी पुनर्स्थापित किया। उसकी बुद्धिमत्ता ने उसे न केवल प्रशंसा बल्कि समृद्धि भी दिलाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।